स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं अपना एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स। कॉन्सेप्ट समझेंगे पूरा क्या बोल रहे हैं। सेबी सब्सटेंशियल एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन है 2011 की। अभी अपन कंटिन्यूसली रेगुलेशन ही समझते जा रहे हैं हर प्रकार की सेबी की कितनी कितनी है। बेसिक 2-4 ही एक्ट्स हैं सेबी के और जो अपन देख ही चुके हैं ऑलमोस्ट। अपना एक आधा बाकी रहेगा तो देख लेंगे, बाकी तो सारी रेगुलेशंस ही हैं मेनली। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में, क्या जानने वाले हैं वो समझते हैं। ठीक है, मैं पढ़ते जाता हूँ, देखते जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ समझेंगे, फिर जेनेसिस ऑफ टेकओवर, जेनेसिस ऑफ टेकओवर। ठीक है, जेनेसिस आजकल की भाषा चढ़ गई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेकओवर कोड 2011 एक इंपॉर्टेंट और पहला चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टेकओवर कोड के 2011 में जो आया गया था, इजी है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, काफी प्रकार की डेफिनेशंस है। समझते हैं क्या बोल रहे हैं, एक एक करके सारी देखेंगे। अक्वायरर की और कंट्रोलर की, एंटरप्राइज वैल्यू, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर 1-2 सम्स भी बीच में दिए हुए हैं। ये चैप्टर में से सम्स भी पूछने के काफी चांसेस हैं, तो अपने को मतलब कैलकुलेटर लेके जाना है इसकी एग्जाम में जब कभी भी हो। पर्सन एक्टिंग इन कोर्ट इन कॉन्सर्ट। ठीक है, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। समझते हैं क्या बोल रहे हैं। टेक ओवर कंपनी, ऑफर्ड पीरियड, टेंडरिंग पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें बात करेंगे इसके ऊपर। आइडेंटिफाइड डेट, वॉल्यूम वेटेड, ये सारी डेफिनेशंस ही चल रही हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे वेट करेंगे, नहीं होगा तो फिर जो नहीं होगी इंपॉर्टेंट उसको जाने देंगे। एप्लीकेबिलिटी समझेंगे, फिर है ट्रिगर पॉइंट फॉर मेकिंग एन ओपन ऑफर बाय एन अक्वायरर। कहाँ पे मतलब कोई ऐसी एक टाइम पीरियड होता है, मतलब एक ये ट्रिगर पॉइंट अगर वो हिट हो गया ना तो आपको फिर ओपन ऑफर करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट फॉर मेकिंग एन ओपन ऑफर बाय एन एक्वायरर। फिर इनिशियल एक्वाइजिशन लिमिट रेगुलेशन है कुछ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। रेगुलेशन है 3 और मोस्टली हर रेगुलेशन जो भी 3 होती है वो इंपॉर्टेंट ही होती है। ठीक है, फिर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नॉलेज पर्पस बेस्ड ऑन रेगुलेशन 3। तो ये नॉलेज पर्पस के लिए देख लेंगे एक बार, ये भी एग्जाम्पल वगैरह भी काफी डिटेल में दिया हुआ है, वो नहीं देखेंगे पर आगे बात करेंगे। एक्वाइजेशन ऑफ कंट्रोल रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 5, ये सब पढ़ने जैसी है। कुछ कुछ सम्स भी आएंगे बीच में तो समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। वॉलंटरी ऑफर क्या होता है, स्टार मार्क कर लेना। रेगुलेशन 6 इसकी बात कर रहे हैं। रेगुलेशन 7 बोला है कुछ मिनिमम ऑफर साइज ऑफ द ओपन ऑफर कितनी हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन कंपलसरी एंड वॉलंटरी ओपन ऑफर क्या होता है, स्टार मार्क कर लेना। प्रोसेस समझेंगे शॉर्ट में। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर्स पढ़ेंगे, ये स्टार मार्क कर लेना। जहाँ इंपॉर्टेंट है तो वो मैं बोल ही दूंगा, नहीं होगा तो फिर उसको अपन स्किप करके आगे बढ़ेंगे। फिर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम्बर्ड शेयर्स इंपॉर्टेंट अगेन। ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन के बारे में बताए, ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन और एग्जेम्पशन फ्रॉम ओपन ऑफर। रेगुलेशन 10 इसकी बात कर रहा है, पढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं। और फिर है रेगुलेशन 11, फिर एक केस स्टडी है। केस स्टडी अपन नहीं देखते हैं हर बार की तरह, जाने देंगे। केस लॉ दिए हुए हैं 1-2, एक बार रीड कर सकते हो एग्जाम पर्पस के लिए, बाकी आप स्किप कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रॉम ओल्ड सिलेबस। ठीक है, तो इसको भी एक बार समझ के खत्म कर लेंगे। कुछ 3 सम्स है, देख लेंगे एक बार क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अगर लगेगा कि इसकी सेपरेट वीडियो बनानी है तो वीडियो बना लेंगे, नहीं तो फिर इसी वीडियो में अपन पैकअप कर लेंगे इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपन इंट्रोडक्शन के साथ, पढ़ते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं। एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। ठीक है, द सेबी टेक ओवर कोड प्रिस्क्राइब्ड अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर एक्वाइजिशन ऑफ स्टेक in listed company. By these laws, the regulatory system ensures that the interests of the shareholders of the listed company are not compromised in case of acquisition or takeover. The objectives of the takeover regulation is to ensure that the public shareholders of a company are mandatorily offered an exit opportunity from the company at the best possible terms in the case of the substantial acquisition in or charge in control of a listed company. मान लो अगर एक कंपनी है और उसको किसी और कंपनी ने अक्वायर कर लिया, तो अब जो मैंने जो पैसा लगाया था वो तो उस कंपनी में लगाया था जिसमें मैंने डायरेक्टली पैसा लगाया था। अब वो कंपनी कोई और अक्वायर कर रहा है। ठीक है, ओपन ऑफर समझेंगे क्या होता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है। जितना अपन को समझने यहाँ के लिए दिया होगा ना, ओपन ऑफर फाइनल में बहुत अच्छे से आने वाला है। ठीक है, ओपन ऑफर अपना ये कंपनी है जो क्या बोलते हैं अक्वायर कर रही है वो कंपनी को जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था। अब
कंप्लायंस के हिसाब से, मतलब रेगुलेशन के हिसाब से अपन को, मतलब जो ये कंपनी है ना जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिट देना पड़ेगा कि अगर जो मैं इन्वेस्टर हूं वो चाहता हूं कि नहीं भैया इसमें मेरे को नहीं रहना, जो दूसरी कंपनी आ रही है इसके रेगुलेशंस और उसकी अपना बिजनेस मॉडल के हिसाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, सहमत नहीं हूं, तो मेरे को एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी से जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया था वो मैं निकल सकता हूं। ठीक है। SAST requires an acquirer to make an offer to shareholders of the target company on acquiring shares exceeding stipulated threshold. It also contains provision relating to open offer size and price, time bound process for making an open offer, exemption for making an open offer, etc. ये सारी पूरी चैप्टर में बात करेंगे। The takeover regulation 1997 are stand repealed from October 2022 22 October 2011, that is the date on which SAST regulation 2011 came into force। कब, इसकी सिर्फ एक बार डेट पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 अक्टूबर 2011 को ये रिपील हुआ था, टेक ओवर रेगुलेशन 1997 को रिपील करके लाया गया था 2011 में अक्टूबर 22 को, और SAST रेगुलेशन बना 2011 का। ठीक है। जेनेसिस ऑफ टेक ओवर कोड क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट में दिया हुआ है तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एफिशिएंट एंड स्मूथिंग फंक्शनिंग मार्केट एंड टेकओवर्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इट इज अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट दैट ऑन वन ऑफ द की इम्प्लीमेंट ऑफ द रोबस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस regime in any country is the existence of an efficient and well administered set of takeover regulation. Regulation on takeover seeks to ensure that the takeover market operate in a fair, equitable and transparent manner. ठीक है, क्या क्या ऑपरेट इन अ फेयर, इक्विटेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। कुछ नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली ये रेगुलेशन लाने का ये मतलब है कि किसी भी शेयर होल्डर का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके क्या बोलते हैं, उसकी चाहत के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए कंपनी को। द इवैल्यूएशन ऑफ सेबी टेक ओवर रेगुलेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। ठीक है, समरी फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसमें कुछ एक्ट्स की और वो सब बात करी हुई है, वहां पे अपन नहीं जाएंगे। बेसिक मतलब जितना है ना अंडरलाइन कर दो। लिस्टिंग अग्रीमेंट, substantial acquisition of shares and takeover by substantial measures, suitable measures, takeover regulation है 1994 की, ये आती है। भगवती कमेटी submitted in a report in January 1997। फिर भगवती कमेटी द सेबी SAST takeover regulation 1997 carried recognized भगवती कमेटी submitted report 23 बार भेजी उसने, अमेंड हुआ वो। फिर टेकओवर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी एग्जामाइन किया, रिव्यू किया रेगुलेशन और सब। ठीक है, इसको जाने देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रिकमेंडेशन ऑफ द सी अच्युतन कमेटी, द SEBI SAST regulation 2011 were notified by the SEBI on September 23, 2011, repealed the takeover regulation of 1997। ठीक है जी, जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, पहला आंसर और वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, इजी आंसर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है टेक ओवर कोड के, पढ़ते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं। श्री सी अच्युतन कमिटी, ठीक है, श्री सी अच्युतन कमिटी हैड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द then proposed takeover SEBI SAST regulation 2011. The SEBI takeover code prescribes a systematic framework for acquisition of stake in listed company. By these laws, the regulatory system ensures that the interest of the shareholders of the listed company are not compromised in the case of an acquisition of takeover. ठीक है, to provide a transparent legal framework for facilitating takeover facility, to protect the interest of the investors and security, ये अपना SEBI का भी major objective है। And to security market, taking into account the both these feed, देखो यही है बस, investors and need a fair, equitable and transparent framework to protect their interest, to balance the various and at time conflicting objectives and interest of various stakeholders in the context of substantial acquisition of shares in stakes and listed companies। ठीक है जी, बैलेंस बना के रखना कि अगर कोई शेयर होल्डर को कुछ चाहिए या उसके ऑब्जेक्टिव्स का कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है दूसरी किसी कंपनी को अक्वायर करने के बाद, तो वो उसको बैलेंस करना कि हाँ भी अगर तेरे को निकलना है तो निकल सकता है, तो वही है एग्जिट अपॉर्चुनिटी। टू प्रोवाइड ईच शेयर होल्डर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट हिज इन्वेस्टमेंट इन द टारगेट कंपनी विद अ सब्सटेंशियल एक्वाइजिशन ऑफ शेयर इन और टेक ओवर ऑफ अ टारगेट कंपनी टेक्स प्लेस ऑन टर्म्स दैट नॉट inferior टू द टर्म्स ऑन विच सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वही बात जो मैंने बोली। टू प्रोवाइड एक्वायरर विद अ ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क to acquire shares in or control to target company and to make an open offer।
ठीक है, वो ओपन ऑफर निकाल के अपने शेयर्स को दे भी सकता है। टू इंश्योर दैट द अफेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी आर कंडक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स व्हेन अ टारगेट कंपनी इज subject matter of an open offer. To ensure that the affair of the target company are conducted in the ordinary course with the target company in subject matter of an open offer. ठीक है, to ensure that fair and accurate disclosure of all material information is made by the person responsible for making them to various stakeholders to enable them into the informed decision. To regulate and provide the fair and effective composition among acquirer desirous of taking over the same target company, and to ensure that only those acquirer who are capable of actually fulfilling their obligation under the, ठीक है जी, to ensure that all those acquirer who are capable of actually, अब ये वाले जो है ना, ये आप आंसर एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ना, उसके बाद देखना कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, बेसिक जो सिंपल ही है तो वो अपन ने पढ़ लिया, खत्म कर दिया। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक्वायरर की। ठीक है, एक्वायरर मीन्स कौन? Any person who directly or indirectly acquires or agree to acquires, whether by himself or through or with person acting in concert with him, shares or voting rights in or control over a target company. आपको एक का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ तो कहीं कुछ सब कोट नहीं किया, आपको पता होगा अडानी की जो कंपनी है उसने अपनी कौन सी थी, एनटीपीसी नहीं रे सॉरी, एनटीपीसी तो शेयर है, अरे वो कौन सी उसने, एनडीटीवी, हाँ एनडीटीवी के शेयर्स की वोटिंग राइट और कंट्रोल अडानी ने खरीद लिए थे, तो दैट इज एक्वायरर। ठीक है, अडानी कौन हुआ? एक्वायरर हुआ। और किसको एक्वायरर किया? तो वो कंपनी थी अपना ये एनडीटीवी न्यूज चैनल। ठीक है, तो एक्वायरर है अडानी, लिख लो अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखना करना हो तो। देखो क्या बोला हुआ है, एक्वायर कर रहा है, अग्री टू एक्वायर कर रहा है बाय हिमसेल्फ और थ्रू और विथ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न विथ हिम, कोई दूसरे व्यक्ति के थ्रू भी कर सकता है, शेयर्स लेने के द्वारा कर सकता है, वोटिंग राइट्स के द्वारा कर सकता है और कंट्रोल के द्वारा भी कर सकता है। एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली acquirer or agree to acquirer himself or with PAC मतलब पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। ठीक है, शेयरिंग और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल, तो वो हो जाता है ओवर टारगेट कंपनी, यानी कि जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं तो उसको होता है, वो होती है अक्वायरर। ठीक है, अडानी बेस्ट एग्जांपल। अक्वाइजेशन मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और अग्रीड टू एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट्स ऑन कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी, तो दैट इज एक्वाइजेशन। ठीक है, अडानी एनडीटीवी को अक्वायर कर रहा है, तो वो अक्वायरर कौन हुआ? वो हुआ अडानी हुआ, पर जो वो प्रोसेस है ना दैट इज एक्वाइजेशन। कंट्रोल की इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, स्टार मार्क्ड है, सॉरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखो क्या बोला हुआ है। कंट्रोल इंक्लूड्स द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। देखो, कंट्रोल इंक्लूड्स द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी टू द डायरेक्टर। अभी डायरेक्टर में आप कौन से कंपनी में डायरेक्टर होने चाहिए, अब वही पूरी कंपनी चलाने वाले हैं, तो वो होता है एक तरीके से कंट्रोल। टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइबल बाय अ पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कॉन्सर्न। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट्स। ठीक है, देखो वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग एंड और मैनेजमेंट राइट्स और शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट और वोटिंग अग्रीमेंट। ठीक है, पहला मेजॉरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट करना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजन, और वोटिंग अग्रीमेंट और शेयर होल्डिंग वगैरह में, उसके मैनेजमेंट में भी अगर आपकी मेजॉरिटी होती है तो दैट इज कंट्रोल। However, a director or officer of a target company shall not be considered to be in control over such target company merely by virtue of holding such position. ठीक है, जब उन लोगों के पास से वो अधिकार छिन जाएंगे तो फिर वो थोड़ी ना कंट्रोलर माने जाएंगे। However, a director or officer or target company shall not be considered to be a control over such target company merely by virtue of holding such position. ठीक है, आगे देखते हैं, ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आज दिन प्रीवियस एग्जाम में भी आई हुई है ये डेफिनेशन। कौन सी? एंटरप्राइज वैल्यू। देख लो कौन सी है। एंटरप्राइज वैल्यू मीन्स द वैल्यू कैलकुलेटेड, हाँ ठीक है, देखो एंटरप्राइज वैल्यू वो होती है, मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस प्रिफर्ड शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, सबको प्लस करके कैश को जब अपन माइनस कर देते हैं तो वो आती है एंटरप्राइज की वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रिफर्ड शेयर्स माइनस टोटल शेयर्स एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वी विल गेट एंटरप्राइज वैल्यू। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दी हुए हैं कुछ बेस्ड ऑन एंटरप्राइज वैल्यू।
देख के खत्म करते हैं फटाफट से। व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्राइज वैल्यू? अंडर सेबी टेकओवर कोड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ KRS लिमिटेड। अगर आपको नहीं दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो, अपना अच्छे से अपन कंप्लीट कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कैपिटल 1600 लाख के हैं। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल 1600 लाख के हैं, पर वैल्यू पर शेयर है 2 रुपए। मार्केट प्राइस एज पर द क्लोजिंग डेट है इक्विटी शेयर की 125। रिजर्व्स एंड सरप्लस है 195 लाख। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 275 लाख। प्रेफरेंस शेयर भी दिए हुए हैं 4200 लाख के। कैश इन हैंड 72 लाख, कैश इक्विवेलेंट 63 लाख। अदर करंट असेट है 1965 लाख के। ठीक है जी, तो सीधा सीधा है कि इंटरप्राइज का मतलब क्या देखा अपन ने, मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस करना डेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रेफर्ड शेयर माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक चीज दिखी थी ना, हाँ, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं, देखो 1600 लाख के हैं, पर एक शेयर की वैल्यू कितनी है 2 रुपए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे अपन को मिल जाएंगे ना, ये रुपीज में दिए हुए, और अपन ने शेयर्स की लेनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हाँ देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलेगी, 1600 लाख डिवाइड बाय 2 कर देंगे ना, तो अपना आएगा कितना 800 लाख। ठीक है, यानी कि 8 करोड़। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मतलब देखो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स 1600 लाख है, डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि पर वैल्यू पर शेयर है 2 रुपए, तो 1600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 125, क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन क्लोजिंग डेट इक्विटी शेयर्स की है 125, तो 800 लाख मल्टीप्लाई बाय 125 से करेंगे तो अपने को मिल जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो दैट विल बी 1 लाख, मतलब 1 लाख। कैसे लिखें इसको, कर लो ना, 800 लाख मल्टीप्लाई बाय 125, अब जितनी भी अमाउंट आएगी ना दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 100 करोड़ लिख दो, 100 करोड़ नहीं 100 करोड़, हाँ 100 करोड़ ही आएगा यार मेरे हिसाब से, तो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1000 करोड़ हो गए मेरे हिसाब से, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1000 करोड़ हो गए। ठीक है, ये काम की चीज नहीं थी पर ठीक है, क्यूरियोसिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो अपन के पास आ गई क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आ गई। अब रिजर्व एंड सरप्लस अपन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं बोला है, फिर करेंगे अपना ये कर दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस 275 लाख दिया हुआ है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस कर दो, प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं 4200 लाख के प्लस कर दो, माइनस कर दो 72 लाख और 63 लाख कैश इन हैंड और कैश इक्विवेलेंट, तो अपने को मिल जाएगा 1,04,340 लाख रुपए। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मतलब मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं 1043 करोड़ 40 लाख। ठीक है, 1,403 करोड़ 40 लाख। हाँ कहेंगे तो इसको ऐसे ही आप, बल्कि फिर जो है वो अपना कैलसी पे करना है अपन ने, ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू। वापस एक एग्जांपल दे रहे हैं, बैलेंस शीट दी हुई है ई लिमिटेड की, तो इसमें शेयर की कैपिटल शेयर फेस वैल्यू दी हुई है। देखो यहाँ पे कुछ देखो क्या बोला हुआ है, फेस वैल्यू दी हुई है शेयर प्राइस की 952, नहीं सॉरी, अमाउंट दी हुई है लैक्स में 952 शेयर कैपिटल की, और एक शेयर की कीमत है 2 रुपए, मतलब फेस वैल्यू है 2 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी क्या हुआ, डेट ही हुआ ना। नॉन करंट असेट दिए हुए हैं, करंट असेट दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, अदर करंट असेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सही असेट वगैरह का तो अपने को कोई काम नहीं है, अपने तो अपना क्या है, मार्केट प्राइस दी हुई है 96 रुपीज़ अभी की, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर है 96 रुपीज़, तो वही है 952 अपना डिवाइड बाय कर दो, कैलसी नहीं है यार मेरे पास, 952 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कैलसी लेके आते हैं यार, 1 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं वापस से एक बार। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फेस वैल्यू अपने को 2 रुपए और अमाउंट है 952 लाख, तो अब 952 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आएगा 476, इंटू करेंगे मार्केट प्राइस से यानी कि 96,
तो अपना आ जाएगा कितना 45,696 लाख, ठीक है। उसमें प्लस करेंगे आप क्या, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा 115, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी होगा, हाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी होगा क्योंकि हाँ वो डेट ही है ना, 2860। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन दिया नहीं है पर ठीक है एक बार देख लेते हैं काउंट करके, फाइनल आंसर तो दिया होगा। नॉन करंट एसेट नहीं होगा, करंट एसेट नहीं होगा, हाँ करंट एसेट में ये माइनस करेंगे ना 102, हाँ तो आ गया देखो 48,569 लाख इज द फाइनल आंसर एंड वी गेट दैट 48,569 लाख, ठीक है जी। अपन इसको सॉल्यूशंस के साथ ही देखते जाएंगे, फटाफट खत्म करते जाते हैं। अपना क्वेश्चन भी एक दो सॉल्व करते हैं ना तो अपना थोड़ा सा दिमाग थियरी से थोड़ा सा अलग जाता है तो समझ में आती है अच्छी से चीजें। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स मीन्स शेयर्स ऑफ अ टारगेट कंपनी in which the traded turnover on any stock exchanges during the 12 calendar months preceding the calendar month in which the public announcement is made is at least 10% of the total number of shares of such class of the target company, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, मतलब पिछले मतलब 12 महीने के अंदर आपका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ना ऑफ सच क्लास ऑफ टारगेट कंपनी उतनी ट्रेड होनी चाहिए। मतलब एक बार वापस पढ़ रहा हूँ, देखो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स मींस शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी इन विच द ट्रेड टर्नओवर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द 12 कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ इन विच द पब्लिक अनाउंसमेंट इज मेड इज एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सच क्लास ऑफ द टारगेट कंपनी। एक तरीके से पिछले 12 महीने में फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हुआ होना चाहिए, मतलब खरीदना बेचना उसके अंदर कंटिन्यूसली चलता हुआ होना चाहिए, इज एटलीस्ट 10% मिनिमम रख दिया कि एटलीस्ट 10% तो होना ही चाहिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का ट्रेड टर्नओवर, ठीक है। सिंपल है। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, PAC जो अपन देख रहे थे ना, पैक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। दे दो भैया स्टार मार्क दे दो, इसको 3 स्टार दे दो, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट मीन्स पर्सन हु विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। सबसे पहले जो कॉमन ऑब्जेक्ट लिखा है ना उसके ऊपर ए लिख दो। Person who with a common object or purpose of acquisition of shares or voting rights, ये जो shares वाला है ना acquisition of shares उसके ऊपर भी लिख दो, और existing control over a target company और existing control over a target company में सी लिख दो। common object और purpose, अच्छा ठीक है, common object और purpose of acquisition of shares और voting rights in or exercising control over a target company pursuant to an agreement or understanding, ठीक है। इस पर डी लिख दो, pursuant to an agreement or understanding, formal and informal, directly or indirectly, cooperate for acquisition of shares or acquisition shares or voting rights, इसके ऊपर ई लिख दो, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोऑपरेट फॉर, ठीक है, कोऑपरेट के ऊपर लिख दो ई, कोऑपरेट फॉर एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स इन और एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो करेगा उसको बोलेंगे पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। एक और पॉइंट नीचे बड़ा पॉइंट है, वो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एक बार इसको वापस समझो। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट मीन्स अ पर्सन हु विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन or exercising control over a target company pursuant to an agreement of understanding, formal or informal, directly or indirectly, cooperate for acquisition of shares of voting rights in or exercise of control over the target company. So he will be known as person acting in concert. आगे देखते हैं, without prejudice to the generality of the foregoing, the person falling within the following category shall be deemed to be the person acting in concert with other person within the same category unless the contrary is established, ठीक है। तो इसमें सभी आ गया, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, कंपनी के डायरेक्टर, पर्सन इंटरेस्टेड, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी रिफर्ड टू दूसरी वाली कंपनी, प्रमोटर और प्रमोटर के ग्रुप, इमीडिएट रिलेटिव्स, म्यूचुअल फंड, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, ट्रस्ट कंपनी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के जो भी वो रहेंगे मैनेजमेंट कंपनी के, CIMC बोलते हैं, पढ़ेंगे अभी CIS को भी, वेंचर कैपिटल फंड एंड इट्स स्पॉन्सर, ट्रस्टी, ट्रस्ट कंपनी एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी, foreign institution investor and its sub accounts, merchant banker and its clients who is an acquirer, portfolio manager. So these are all
अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, तो उसको ये माना जाएगा। Without prejudice to the generality of the foregoing, the person falling within the following categories shall be deemed to be person acting in concert with other person within the same category, unless the contrary is established। ठीक है जी, इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। टारगेट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, मीन्स अ कंपनी एंड इंक्लूड्स, टारगेट कंपनी कौन है? हाँ, टारगेट कंपनी मीन्स अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर अ सेंट्रल legislation, state legislation or provisional legislation for the time being in force, whose shares are listed on a stock exchange। बस इतनी बात कर रहे हैं, डायग्राम के फॉर्म में भी समझाने की कोशिश करिए, समझते हैं क्या होता है। देखो, टारगेट कंपनी रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज नंबर Z बात कर रहा है, इसकी टेक ओवर कोड इज एप्लीकेबल ओनली इन द इफ द टारगेट कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट, लिस्टेड इंडियन कंपनी, लिस्टेड इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट और कोऑपरेशन एस्टैब्लिश अंडर अ सेंट्रल लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेशन और अ प्रोविजनल लेजिस्लेशन, तो उसको बोला जाएगा टारगेट कंपनी। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे कुछ समझाने की कोशिश करिए। मित्तल स्टील टारगेट आर्सिलर इन यूरोप, तो टेक ओवर कोड नॉट एप्लीकेबल। डाइची सांक्यो टारगेट रानबैक्सी इंडियन लिस्टेड कंपनी, तो टेक ओवर कोड एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि टारगेट कंपनी जो है वो आप क्या बोलते हैं, टारगेट कंपनी बेसिकली वही अपनी एनडीटीवी न्यूज, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं वहां पे टेक ओवर लग जाएगा। वोडाफोन टारगेट हच ईजर प्राइवेट लिमिटेड, टेक ओवर कोड नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो बाहर की देश की कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड है, सॉरी बाहर की नहीं भी हो तो भी प्राइवेट लिमिटेड है। अपनी क्या है, ये टेक ओवर कोड किस पे लगता है? लिस्टेड इंडियन कंपनी पे, लिस्टेड इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट पे और कोऑपरेशन एस्टैब्लिश अंडर द सेंट्रल लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेशन और प्रोविजनल लेजिस्लेशन। सिंपल, यहां पे अगर साइड में लिखना हो तो लिख दो एनडीटीवी। ऑफर पीरियड क्या है? ऑफर पीरियड क्या है? ऑफर पीरियड क्या है? मीन्स द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल, टू अक्वायर शेयर्स, voting rights in or control over a target company, requiring a public announcement or the date of the public announcement as the case may be, and the date of which the payment of consideration to shareholder who have accepted the open offer is made, or the date on which open offer is withdrawn as the case may be। सिंपल है। ऑफर पीरियड क्या हुआ? जब आप ऑफर कर रहे होगे, मीन्स द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, जब आप एंटर कर रहे होगे तब से लेके टू अक्वायर शेयर्स, वोटिंग, एक मिनट ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, टू अक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट्स ओवर अ टारगेट कंपनी रिक्वायरिंग अ पब्लिक अनाउंसमेंट, तो वो आपको ऑफर पीरियड देना पड़ेगा कि आपको अगर जो भी कोई ऑब्जेक्शन है या किसी को अगर निकलना हो तो निकल सकता है, तो दैट इज ऑफर पीरियड। ठीक है। टेंडरिंग पीरियड क्या होता है? मीन्स द पीरियड within which shareholders may tender their shares in acceptance of an open offer to acquire shares made under these regulation। ठीक है, वही पीरियड जो क्या बोलते हैं, टेंडरिंग पीरियड which within such shareholders may tender their shares in acceptance of an open offer to acquire shares made under these regulation। ठीक है, अगर किसी को अक्वायर करने हैं ना शेयर्स टेंडरिंग पीरियड में, ओपन ऑफर के थ्रू किसी को भी अगर शेयर्स खरीदने हैं तो वो खरीद सकते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स को चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइड डेट, भाई साहब ज़्यादा पढ़ने का भी असर है। ठीक है, आइडेंटिफाइड डेट होती है लाइक रिकॉर्ड डेट। ठीक है, एक रिकॉर्ड डेट होती है कि इस डेट से पहले, जैसे आप क्या बोलते हैं डिविडेंड वगैरह आपको चाहिए होते हैं ना, तो कई लोग क्या करते हैं डिविडेंड की लेने से लिए एक डेट फिक्स होती है कि इस तारीख से पहले आपके अगर शेयर्स होंगे तो उसके ऊपर आपको कुछ क्या बोलते हैं डिविडेंड मिलेगा, तो वही होती है लाइक अ रिकॉर्ड डेट। आइडेंटिफाइड डेट टेंडरिंग पीरियड से 10 दिन तक की, मतलब देखो क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाइड डेट मीन्स द डेट फॉलोइंग ऑन द 10 वर्किंग डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द टेंडरिंग पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइन द शेयर होल्डर्स टू हुम द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी सेंट, कि मतलब किसको भेजना है, वो उसमें ऑफरिंग ओपन उसमें बात करी होगी ना, ओपन ऑफर निकाला होगा, तो टेंडरिंग पीरियड से 10 दिन पहले आइडेंटिफाइड डेट होती है, जिसका पर्पस है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द शेयर होल्डर्स टू हुम द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी सेंट, जिसको भेजना है उसको हमें पता चल सके। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसीलिए अपन देखेंगे भी नहीं।
एक बार सिर्फ डेफिनेशन अगर पढ़नी है तो पढ़ लेते हैं. वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एंड द प्राइस ऑफ द ईच इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, फॉर्मूला है इसका VWAP, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ट्रेडेड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड. ठीक है, फॉर्मूला याद रखो बस अगर हो तो, बाकी तो क्या बोलते हैं आगे बढ़ सकते हैं. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ टोटल वेटेड, मतलब यही सब सेम ही था, पर इसमें क्या है वेटेड एवरेज के हिसाब से काफ़ी अगर कुछ जैसे वो दिया हुआ तो एक वेटेड एवरेज के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन और वो सब होता है. वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वो सब वही है, नॉट इंपॉर्टेंट है तो अपने को वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना. आगे बढ़ते हैं एक्सेप्टेबिलिटी पे, एप्लीकेबिलिटी पे. तो एप्लीकेबिलिटी होती है यहाँ पे देखो 3 प्रकार से, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको. दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन द कंट्रोल ओवर target company. However, this regulation shall not apply to direct or indirect acquisition or of shares or voting rights in or control over a company listed without making a public issue on the innovators growth platform of a recognized stock exchange. ठीक है, अगर innovator growth platform है तो वहां पे ये नहीं लगेगा. देखो आप एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है, एक तो डायरेक्ट एक्वाइजिशन ऑफ अ शेयर्स, तो वो हो गई क्या बोलते हैं एग्जांपल ओपन मार्केट परचेस के थ्रू, टेंडर ऑफर, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइट इशू, मर्जर एंड एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स. इनडायरेक्ट एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स कैसे होती है, एग्जांपल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, शेयर स्वैप, जॉइंट वेंचर, ईसॉप और मर्जर एंड एक्वाइजिशन ऑफ द सब्सिडरी. मर्जर एंड एक्वाइजिशन बाय सब्सिडरी, वहां पे था मर्जर एंड एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स, यहाँ पे मर्जर एंड एक्वाइजिशन बाय सब्सिडरीज. ठीक है, तीसरा है कंट्रोल, एग्जांपल मेजॉरिटी स्टेक होल्डर, प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट, वोटिंग अग्रीमेंट, क्यूमुलेटिव वोटिंग, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अलायंसेस. ठीक है, तो ये होती है एप्लीकेबिलिटी. ऐसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंट्रोल के थ्रू आप अपना ले सकते हो, टारगेट कंपनी को अक्वायर कर सकते हो. बस इतना ही है, इससे ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे. ट्रिगर पॉइंट फॉर मेकिंग एन ओपन ऑफर बाय एन अक्वायरर. तो ओपन ऑफर होता है दो तरीके से, एक होता है मैंडेटरी ऑफर, एक होता है वॉलेटरी ऑफर, जो रेगुलेशन 6 में बात करेंगे वो आगे देखेंगे. अब मैंडेटरी ऑफर में होती है 3 चीजें, रेगुलेशन 3, 4 एंड 5 जो इसकी बात करता है, अभी आगे देखेंगे वो भी. रेगुलेशन 3 बात करता है एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स, मैंडेटरी ऑफर में रेगुलेशन 4 बात करता है एक्वाइजिशन ऑफ कंट्रोल, और रेगुलेशन 5 बात करता है इनडायरेक्ट एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ कंट्रोल. ठीक है, एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स, एक्वाइजिशन ऑफ कंट्रोल, इनडायरेक्ट एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ कंट्रोल. ठीक है, दोनों को मिला दिया तीसरे वाले में, इनडायरेक्ट एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ कंट्रोल. और छठा है वॉलंटरी ऑफर, जो कि अपना अलग तरीका है ओपन ऑफर का. ठीक है, तो रेगुलेशन 3 देख रहे हैं, इनिशियल एक्वाइजिशन लिमिट रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, इसको भी स्टार मार्क कर दो जितने कर सकते हो. इनिशियल एक्वाइजिशन ऑफ लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. एन एक्वायरर along with person acting in concert मतलब PAC if any who intends to acquire shares which along with his existing shareholders would entitle him to exercise 25% or more voting rights can acquire such additional shares only after making a public announcement to acquire a minimum 26% shares of the target company from the shareholder through an open offer. मतलब बेसिकली क्या हो गया कि अगर आपने 25% या उससे ज़्यादा जाना है ना वो लेके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को लेके, मतलब 25% या उससे ज़्यादा जाना है, तो आपको मिनिमम 26% के लिए ओपन ऑफर इशू करना पड़ेगा. देखो एन अक्वायरर जो अक्वायर कर रहा है अलॉन्ग विद द पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट इफ एनी हु इंटेंड्स टू अक्वायर शेयर्स विच अलॉन्ग विद हिज existing shareholding would entitle him to exercise 25% or more voting rights can acquire such additional shares only after making an public announcement. वो public announcement के बाद ही acquire कर सकता है. To acquire minimum 26%, अगर उसको minimum 26% की अगर वो चाहिए ना acquire, मतलब उसको शेयर होल्डिंग उसकी 26% होती है मिनिमम, तो उसको पब्लिक अनाउंसमेंट तो करना ही पड़ेगा. मिनिमम 26% शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डिंग थ्रू एन ओपन ऑफर. ओपन ऑफर के थ्रू आपको बोलना पड़ेगा कि आपको किसी को भी क्या बोलते हैं, अगर किसी को जाना है ना तो ओपन ऑफर के थ्रू अपने शेयर्स मुझे दे दो. बेसिक मतलब इतना है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए प्रेजेंटली होल्डिंग 1% इन राम एंटरप्राइज लिमिटेड a listed entity and the further desires to acquire the shares as tabulated below. ठीक है, केस 1 में प्री होल्डिंग कितनी थी उसकी 1, और
प्रपोज एक्वाइजिशन है उसकी 26%, तो पोस्ट होल्डिंग कितनी हो गई 27%, तो उसको ओपन ऑफर निकालना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी टेक ओवर रेगुलेशन 2011, ओपन ऑफर रिक्वायर्ड। अब दूसरे केस में उसकी देखो प्री होल्डिंग कितनी है, 1 है, प्रपोज्ड एक्वाइजिशन है 23%, तो टोटल कितनी हुई 24, तो उसको कोई करने की जरूरत नहीं है, ओपन ऑफर नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल क्यूमुलेटिव देखा जाता है, पोस्ट और अपना प्रपोज और प्री देखी जाएगी, उसका मिला के देखे जाएंगे कि पोस्ट होल्डिंग आपकी कितनी बन रही है। 25% से ज्यादा हो गई तो ओपन ऑफर चाहिए, 25% से कम है तो ओपन ऑफर नहीं चाहिए। अगर 25% भी होती है ना तो भी आपको क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 25% और मोर वोटिंग राइट्स, मिनिमम टू अक्वायर मिनिमम 26% शेयर्स टू टारगेट कंपनी फ्रॉम द होल्डिंग। ठीक है, मतलब आपको 26% पे आना है तो आपको क्या बोलते हैं वो लेनी पड़ेगी, ओपन ऑफर लेनी पड़ेगी। अगर मिनिमम 26% है तो पोस्ट होल्डिंग 26% है तो भी आपको ओपन ऑफर लेना पड़ेगा। 25 से तो मेरे हिसाब से नहीं लेना पड़ेगा, देख लेंगे अगर आएगा पॉइंट तो। आगे बात करते हैं क्रीपिंग एक्वाइजिशन लिमिट, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। क्रीपिंग एक्वाइजिशन क्या बोल रहा है, एन एक्वायरर हु होल्ड्स 25% और मोर बट लेस देन मैक्सिमम पॉसिबल नॉन public shareholding of the target company can acquire such additional shares as would entitle him to exercise more than 5% of the voting right in any financial year ending March 31, only after making a public announcement to acquire minimum 26% of the target company from the shareholders through an open offer। जो व्यक्ति मतलब एक्वायरर है जिसके पास ऑलरेडी 25% और मोर बट लेस देन द मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, ठीक है, उसके पास देखो 25% या ज़्यादा शेयर्स हैं पर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के अंदर है, ठीक है, कैन एक्वायर सच एडिशनल शेयर्स एज वुड एंटाइटल हिम टू एक्सरसाइज मोर देन 5%। अगर उसको 5% से ज़्यादा लेना है तो उसको और ओपन ऑफर करना पड़ेगा। मतलब देखो 5% के ऊपर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं क्रीपिंग एक्वाइजिशन, मतलब वो ऐसे कर रहा है कि 5%, मतलब अभी ले लिया 3% ले लिया, फिर 5% ले लिया, फिर 7% ले लिया, तो जैसे ही 5% से ऊपर जाएंगे ना तो उसको ओपन ऑफर लेना पड़ेगा। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर उसकी प्री होल्डिंग 26% है तो वो तो हिट हो गई टारगेट, वो जो क्या बोलते हैं उसको, क्या था शब्द, टारगेट था ना, हाँ ट्रिगर पॉइंट तो हिट हो गया कि उसने अब करना पड़ेगा ओपन ऑफर क्योंकि 26 के ऊपर है। पर क्रीपिंग एक्वाइजिशन ये बोलती है रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 कि अगर वो 5% के अंदर लेता है ना, अक्वायर कर रहा है, मतलब क्रीपिंग एक्वाइजिशन उसकी 3% है मान लो, ठीक है, तो पोस्ट होल्डिंग कितनी हुई 26 + 3 29%, तो ओपन ऑफर की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर 26 की उसकी प्री होल्डिंग थी ऑलरेडी, पर अब हो गई क्रीपिंग एक्वाइजिशन, मतलब उसको और चाहिए 6%, अब वो 5% से ऊपर हो गया तो यहाँ पे ओपन ऑफर चाहिए क्योंकि यहाँ पे 26 + 6 मिला के पोस्ट होल्डिंग हो जाएगी इसकी 32 और क्या बोलते ओपन ऑफर हो गया, ओपन ऑफर रिक्वायर्ड है अब यहाँ पे। बेसिक कितना मतलब है, क्रीपिंग एक्वाइजिशन अगर मोर देन 5% है तो ओपन ऑफर चाहिए और अगर कम है 5% से कम है तो ओपन ऑफर नहीं चाहिए, सिंपल। अब रेगुलेशन 3 सम अप करके बताया हुआ है of the SEBI takeover regulation 2011 provides that acquirer to give an open offer to the shareholders of a target company or on the acquisition of shares or voting rights entitling the acquirer along with the person acting in concert with him to exercise 25% or more voting right in the target company. Further, any acquirer who holds shares between 25% to 75% together with PACs can acquire further 5% shares as creeping acquisition without giving an open offer to the shareholders of the target company up to a maximum of 75%। मतलब ये जो 5 करते आप मैक्सिमम 75% तक की अक्वायर कर सकते हो शेयर्स। देखो फर्दर अक्वायर, आपको पहले तो ये बोल दिया कि अगर आप 25% के ऊपर जा रहे हो तो आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। दूसरा फिर ये बोले फर्दर प्रोविजन में ये लाए कि अगर बिटवीन 25% से 75% आपका अगर है होल्डिंग शेयर्स तो आप अक्वायर कर सकते हो 5% करके, मतलब 75 तक पहुंचने के लिए। अगर 5% के अंदर है तो आपको ओपन ऑफर नहीं लाना, 5% के ऊपर है तो ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। शेयर क्रीपिंग एक्वाइजिशन विदाउट गिविंग एन ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डिंग ऑफ द टारगेट कंपनी अप टू मैक्सिमम ऑफ 75%। अगर आप फिर 75% के ऊपर जा रहे हो
और 5% के अंदर अंदर भी खेल रहे हो तो भी आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। On the basis of Regulation 3, can we conclude that acquisition of shares up to 24.99% no open offer requirement except in case of control, ठीक है। और अगर acquisition of shares 25% से लेके 75% तो ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट रहेगी। acquisition of shares more than 75% delisting रिक्वायरमेंट है। एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स मोर देन 75% डीलिस्टिंग रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे फिर डीलिस्टिंग की बात आ जाएगी। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं इसको। डीलिस्टिंग की बात क्यों करें, मतलब 75% से अगर ज़्यादा अगर अक्वायर कर लोगे, एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स मोर देन 75% डीलिस्टिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ जाएंगी। If the acquirer acquires more than 75% shares of the target company, then he has two options. दो ऑप्शन कौन से हैं? Delist its shares as per SEBI delisting require। अच्छा, टारगेट कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। If the acquirer acquires, नहीं, टारगेट acquirer की बात हो रही है। If the acquirer acquires more than 75% shares of the target company, then he has two options. कौन से? Delist its shares as per SEBI delisting regulation 2021 और दूसरा bring down his shareholding to 75% level within maximum 12 months। अब यहाँ पे डीलिस्टिंग क्यों बोल रहे हैं कि आपको 75% से अगर ऊपर चले गए आप तो आपको डीलिस्ट करना पड़ेगा शेयर्स को, ठीक है। सेबी डीलिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021 अपन पढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों, एक दिन में तो पढ़ी, कल ही देखेंगे इसकी वीडियो, अगर हो सकी तो कल ही बना लेंगे। एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स मोर देन 75% डीलिस्टिंग रिक्वायरमेंट, आपको डीलिस्ट करना पड़ेगा अगर आप 75% से ज़्यादा टारगेट कंपनी के शेयर ले लेते हो। क्योंकि आपको ना मिनिमम शेयर मिनिमम पब्लिक होल्डिंग 25% की होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट ना, मैं डीलिस्टिंग वाले में चैप्टर में जाके एक बार देख लेता हूँ, तो अपन एक बार थोड़ा सा वो हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि अपने ने कुछ गलत तो इंटरप्रेटेड नहीं किया ना। बराबर ही है। देखो क्या बोला हुआ है, द मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक इन टर्म्स ऑफ एन ऑफर डॉक्यूमेंट शेल बी, अगर आपका पोस्ट इश्यू कैपिटल अप टू 1600 करोड़ है ना, तो मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एटलीस्ट 25% होना चाहिए। देखो, अगर पोस्ट इशू कैपिटल इशू होने के बाद अगर आपका जो क्या है पोस्ट इशू कैपिटल है वो 1600 करोड़ तक है, तो आपकी मिनिमम ऑफर टू पब्लिक होना चाहिए 25% ऑफ ईच क्लास और काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। मतलब मिनिमम 25% तो शेयर्स कंपनी के उसके पास पब्लिक के पास होने ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जैसे ही आप 75% के ऊपर चले जाओगे, आपका डीलिस्टिंग रिक्वायरमेंट आपके ऊपर आ जाएगी और आपकी शेयर्स को डीलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दो डीलिस्ट करने का मतलब ये कि कंपनी तो रहेगी पर स्टॉक एक्सचेंज से हट जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दो केस कर सकते हो, या तो डिलिस्ट कर दो अगर करनी है तो, दूसरा केस है, दूसरा मतलब आपके पास ऑप्शन है कि 12 महीने के अंदर, मैक्सिमम 12 महीने के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग 75% के अंदर कर लो, तो आपका हट जाएगा ये जो प्रोविजन लगा था, ठीक है। अब देखते हैं न्यू फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नॉलेज पर्पस बेस्ड ऑन रेगुलेशन 3333, ठीक है। एक बार फटाफट से देखो थ्रू कर लेते हैं तो अपना थोड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा दिमाग में भी आएगी चीजें। एक इतना लाइट दिया हुआ है ना, नो नेटिंग, हाँ ठीक है, नो नेटिंग ऑफ अलाउड, मतलब यहाँ पे नेट करना अलाउड नहीं। देखते हैं ग्रॉस एक्वाइजिशन नेट एक्वाइजिशन के भी पॉइंट आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नो नेटिंग ऑफ अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ एडिशनल वोटिंग राइट, द ग्रॉस एक्वाइजिशन विदाउट कंसिडरिंग, ठीक है, ग्रॉस एक्वाइजिशन विदाउट कंसिडरिंग द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स और dilution of voting rights owing to fresh issue of shares by the target company shall be taken into accounts, ठीक है। ग्रॉस यानी कि करने से पहले, owing to share, एक मिनट ना, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स मतलब एक ग्रॉस एक्वाइजिशन कुछ भी माइनस करे पहले देखा जाएगा, विदाउट कंसिडरिंग द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स और डायल्यूशन ऑफ वोटिंग राइट्स owing to fresh issue of shares by the target company shall be taken into account। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। मिस्टर ए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021
प्रेजेंट होल्डिंग है उसकी 27%, अक्वायर कर रहा है 3% और बेच नहीं रहा है कुछ, तो पोस्ट होल्डिंग किसकी होगी उसकी 30% हो गई। फिर अगली बार उसने प्रेजेंट होल्डिंग हुई उसकी 30%, अक्वायर करी वापस से 1%, तो 31% हो गई इसकी अब तक टोटल। फिर जब उसकी प्रेजेंट होल्डिंग देखी जाएगी तो 31% है, अक्वायर कुछ नहीं किया पर बेच दिया इसने 4%, तो 27% हो गई। अब प्रेजेंट होल्डिंग कितनी है 27% है, अक्वायर किया 3%, बेचा कुछ भी नहीं, तो टोटल उसकी वापस से हो गई 30%। तो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि एक एक करके ट्रांजेक्शन देखेंगे, कुछ भी नेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। द शेयर होल्डिंग ऑफ द मिस्टर ए फॉर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 was 27% and at the closure financial year 2020-2021 was 30%. Therefore during the year he has increased holding by 3%. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला हुआ है ग्रॉस एक्वाइजिशन देखी जाएगी कि उसकी कितनी है। आगे देखते हैं, acquisition of shares by any company, any person, such that the individual shareholding of such person acquiring shares exceeds the stipulated threshold shall also be attract the obligation of making an open offer। मतलब ये जो 4-4 और ये 3-3 के अंदर है ना, मतलब 5 के अंदर है, तो इसको फिर ओपन ऑफर नहीं करना, पर जैसे ही ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देता है तो फिर इसको भैया को अपना ओपन ऑफर करना निकालना पड़ेगा। फॉर एक्वायरिंग शेयर्स फॉर द टारगेट कंपनी ऑफ द टारगेट कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर देयर इज अ चेंज इन एग्रीगेट शेयर होल्डिंग विद पर्सन एक्शन इज कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, जाने देते हैं। एक्वाइजिशन ऑफ कंट्रोल रेगुलेशन 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ एनी acquires डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, ठीक है, अब यहाँ पे एक्वाइजिशन ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है। रेगुलेशन 4 एक्वाइजिशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, वो कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है एक्वायरर ओवर द टारगेट कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर हैज बीन एन एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स और नॉट, देन he has given public announcement to acquirer, then he has to give public announcement to acquire shares from shareholders to the target company। देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा टू अक्वायर शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पे भी ओपन ऑफर तो देनी ही पड़ेगी। अगर आप कंट्रोल भी ले रहे हो ना, तो आपको देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर देयर हैज बीन एन एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स और नॉट, देन ही हैज टू गिव पब्लिक अनाउंसमेंट टू अक्वायर शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। मतलब ओपन ऑफर देनी है कि हाँ भैया जिसको अगर निकलना है तो निकल जाओ और अपने शेयर्स मेरे को दे दो, मैं एक्वायर करना चाहता हूँ। बस इतना ही रेगुलेशन 4। आगे बात करते हैं रेगुलेशन 5 की, सब रेगुलेशन 2, केसेस इन विच इनडायरेक्ट एक्वाइजिशन ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्वाइजिशन। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्वाइजिशन को भी डायरेक्ट एक्वाइजिशन के तौर पे देखा जाएगा। रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2 है, इसको बोला जाता है डीम्ड डायरेक्ट एक्वाइजिशन, वेयर द प्रपोर्शनेट नेट एसेट वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी एज द परसेंटेज ऑफ द कंसोलिडेटेड नेट एसेट वैल्यू ऑफ द एंटिटी और बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड इज इन द एक्सीडिंग ऑफ 80%। मतलब नेट एसेट वैल्यू उस टारगेट कंपनी की आपने परसेंटेज वाइज कंसोलिडेट करके नेट एसेट वैल्यू 80% से ज्यादा हो गया तो भी वो इनडायरेक्टली आपने लिया। नेट एसेट वैल्यू मतलब आपने उस कंपनी के असेट्स खरीद लिए, ठीक है, तो 80% से ज्यादा खरीद लिए तो भी उसको अपना डीम्ड डायरेक्ट एक्वाइजिशन माना जाएगा। द प्रपोर्शनेट सेल्स टर्नओवर of the target company as the percentage of consolidated sales turnover of the entity or the business being acquired is in the exceed of 80%। तो 80% से ज्यादा अगर आपने सेल टर्नओवर का भी खरीद लिया है तो उसको भी डीम्ड डायरेक्ट एक्वाइजिशन माना जाएगा। द प्रपोर्शनेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द टारगेट कंपनी एज द परसेंटेज ऑफ द एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू अपन देख चुके हैं, मार्केट प्लस वो सब उसमें से माइनस किया था कैश और कैश इक्विवेलेंट, जो आता है अपने एंटरप्राइज वैल्यू फॉर द एंटिटी और द बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड इन द इज इन एक्सीडिंग ऑफ 80%। बहुत ईजी, 80% सब में। अगर 80% से ज़्यादा आप ले लेते हो नेट एसेट वैल्यू का, सेल्स टर्नओवर का और मार्केट कैपिटलाइजेशन का एंटरप्राइज वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से, अगर 80% से ज़्यादा हो जाता है ना तो उसको डायरेक्टली मतलब डीम्ड डायरेक्ट एक्वाइजिशन माना जाएगा। देन सच इनडायरेक्ट एक्वाइजिशन शैल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्वाइजिशन। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। अगर नेट एसेट वैल्यू होल्डिंग कंपनी का 15 करोड़ है, ठीक है, और सब्सिडरी कंपनी का 85 करोड़ है, तो टोटल कितना हो गया?
100 करोड़ हो गया। तो ये देखो कंसोलिडेटेड बेसिस पे बोला हुआ है ना, तो वो बात कर रहे हैं। होल्डिंग कंपनी का 15 करोड़, सब्सिडरी कंपनी का 85 करोड़, टोटल हो गया 100 करोड़। तो इन परसेंटेज एस लिमिटेड नेट एसेट वैल्यू इज 85%। तो ये हो गया डीम्ड डायरेक्ट एक्वाइजिशन। ठीक है, आपने सब्सिडरी कंपनी के, हाँ, सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट वैल्यू आपने कर दी 85%, तो उसको बोला जाएगा डीम्ड डायरेक्ट एक्वाइजिशन, क्योंकि वो 80 के ऊपर चला गया। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी इन परसेंटेज एस लिमिटेड यानी कि सब्सिडरी लिमिटेड कि आपने नेट एसेट वैल्यू देखी तो इस 85%, तो डीम्ड डायरेक्ट एक्वाइजिशन है। होल्डिंग कंपनी ने 85% अपने इसमें खरीद लिए, सब्सिडरी कंपनी में ले लिए, नेट एसेट वैल्यू ले लिए, तो उसको डीम्ड डायरेक्ट एक्वाइजिशन माना जाएगा और वो उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। मान लो अगर अलग ही कंपनी थी कोई और अपने उसकी नेट एसेट वैल्यू ले ली किससे 80% से ज़्यादा, तो दैट विल बी योर सब्सिडरी, और वो भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लिमिट भी क्रॉस हो जाएगी, डीम्ड डायरेक्ट एक्वाइजिशन भी हो जाएगा। और ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। इसमें ये बात नहीं करिए कि आपको ओपन ऑफर करना है नहीं करना है, क्योंकि हाँ देखो क्यों नहीं करना, क्यों नहीं बात करी, क्योंकि आप असेट ले रहे हो, सेल्स टर्नओवर का परसेंटेज ले रहे हो, मतलब सेल्स टर्नओवर या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन ले रहे हो, तो उसको क्या है, यहाँ पे कुछ आप शेयर्स में हेरा फेरी या ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से यहाँ पे ओपन ऑफर की बात नहीं करी है। ठीक है, अब देखो अपन ने चार चीजें देखी थी ना वहां पे कि दो तरीके से होती है ओपन ऑफर दो तरीके से होती है। हाँ, मैंडेटरी ऑफर जिसमें अपन ने 3 चीजें देख ली, रेगुलेशन 3, 4, 5। अब है वॉलंटरी ऑफर रेगुलेशन 6, तो ये भी थोड़ी सी स्टार मार्क दी है, तो देख लेते हैं। आपका जोन रहेगा 25 से 75%। ठीक है, और अपना यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 26 की जगह पे 10% हो जाएगा। अपन जो पीछे देख रहे थे ना कि 26% मिनिमम 26% अगर हो गई तो आपको ओपन ऑफर करना पड़ेगा, यहाँ पे 10% करना पड़ेगा। मतलब अगर 10% आपकी हो जाती है ना, यहाँ पे क्या पढ़ा था अपन ने, देखो, हाँ देखो, टू अक्वायर मिनिमम 26% शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डिंग थ्रू एन ओपन ऑफर, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम 10%। अपना देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें, अगर कुछ चेंजेस वगैरह भी लगेगा तो देखते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। वॉलंटरी ऑफर रेगुलेशन 6। वॉलंटरी ऑफर मीन्स द ओपन ऑफर गिवन बाय द अक्वायरर, सॉरी, हाँ, वॉलंटरी ऑफर मीन्स द ओपन ऑफर गिवन बाय द अक्वायरर voluntarily without triggering the mandatory open offer obligation as envisaged under this regulation. Regulation 6 of the takeover regulation provides that threshold and conditions for making the voluntary open offer, which is detailed below. Prior holding of at least 25% shares and shareholding of the acquirer and person acting in concert post composition of an offer. An acquirer who together with person acting in concert with him hold shares or voting rights in a target company entitling him to exercise 25% or more but less than the maximum permissible non-public shareholding shall be entitled to voluntarily making a, वही अपना जो ये है ना नॉन परमिसिबल पब्लिक होल्डिंग शेयर होल्डिंग, तो वो 75% है। आप करते हो उतनी, तो देखो क्या बोला हुआ है, शेयर होल्डिंग शैल बी एंटाइटल्ड टू वॉलंटरीली मेकिंग अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर for acquiring shares in accordance with these regulations subject to their aggregate shareholding after completion of the open offer not exceeding the maximum permissible non-public shareholding। मतलब 75% तक आप कर सकते हो ओपन ऑफर करके। एक्वाइजेशन ऑफ शेयर्स प्रायर टू, मतलब आप 25% के ऊपर जाओगे ना वॉलंटरी में भी तो आपको ओपन ऑफर करना पड़ेगा, सिंपल इतना बोल रहा है, पर 75 के अंदर एक्वाइजेशन, हाँ, acquisition of shares prior to the voluntary open offer. A voluntary offer cannot be made if the acquirer of or PAC with him has acquired any shares of the target company in 52 weeks prior to the voluntary offer. Acquisition of shares prior to the voluntary open offer. A voluntary offer cannot be made if the acquirer or the PAC with him has acquired any shares of the target company in 52 weeks prior to the voluntary offer. आपको मतलब 52 हफ्ते पहले, वॉलंटरी ऑफर करने से पहले 52 हफ्ते पहले क्या करना है, देखो, एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स प्रायर टू द वॉलंटरी ओपन ऑफर्स। अ वॉलंटरी ऑफर कैन नॉट बी मेड
इफ द अक्वायरर, मतलब अगर उसने 52 हफ्ते पहले ही लिया, देखो वॉलंटरी ऑफर कैन नॉट बी मेड इफ द अक्वायरर और पीएसी विद हिम हैज अक्वायर्ड एनी शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी इन 52 वीक्स प्रायर टू द वॉलंटरी ऑफर। अगर उसने वॉलंटरी ऑफर करने से 52 हफ्ते पहले शेयर्स लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है वॉलंटरी ऑफर करने के लिए। ठीक है जी, इतना ही बोला हुआ है। प्रोहिबिशन ऑन द एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। द एक्वायरर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग एनी शेयर्स ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड अदर देन दोज एक्वायर्ड इन ओपन ऑफर। ठीक है, ओपन ऑफर वाले ही ले सकता है। ऑफर पीरियड में जो शेयर्स दिए होंगे, क्या बोलते हैं, ऑफर पीरियड के दौरान जो शेयर्स हो रहे होंगे ना, तो वो नहीं ले सकता, वो अक्वायर नहीं कर सकता एक्वायरर, सिर्फ ओपन ऑफर के द्वारा ही कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्वाइजेशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, वही है प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन। द एक्वायरर इज ऑल्सो नॉट एंटाइटल्ड टू acquire any share of the target company for a period of 6 months after completion of an open offer except pursuant to another voluntary open offer। ठीक है, आप ओपन ऑफर कर दिया आपने, अब अगले 6 महीने तक आप वापस से कोई भी शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकते, अन्यथा, एक्सेप्ट, मतलब अन्यथा को क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट को क्या बोलेंगे, इसके अलावा। ठीक है, अगर 6 महीने तक नहीं कर सकता, अक्वायर नहीं कर सकता। अगर आपने देखो एक बार ओपन ऑफर कर दिया, ठीक है, तो अगले 6 महीने तक आप कोई भी अक्वायर नहीं कर सकते शेयर्स, रेदर देन अगर अनदर वॉलंटरी ओपन ऑफर करके कर रहे हो अक्वायर तो चलेगा। सिंपल, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। 6 महीने तक क्या बोलते, ओपन ऑफर कर दिया तो अगले 6 महीने तक कोई भी शेयर्स अक्वायर नहीं कर सकते उस टारगेट कंपनी के, और अगर करना ही है तो वॉलंटरी ओपन ऑफर करो, तब कर दोगे तो चलेगा। willful defaulter, notwithstanding anything contained in these regulations, no person who is a willful defaulter shall make a public announcement of an open offer for an acquiring shares or enter into any transaction that would attract the obligation to make an public announcement of an open offer for acquiring shares under this regulation. However, this regulation shall not prohibit the willful defaulter from making an competing offer in accordance with regulation 20 of this regulation upon any other person making an open offer for acquiring shares of the target company। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो ये पंगा थोड़ा सा आएगा कि आपको कंपीटिंग ऑफिसर की परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी अगर ओपन ऑफर करना है, या फिर ऐसा कुछ करना है, या फिर कुछ अक्वायर करना है। अगर विलफुल डिफॉल्टर तो हमारे पैसे पहले देना, तो दूसरे को कैसे बोल रहा है कि हमें अपना, मतलब पैसे मिल रहे हैं अगर देखो ओपन ऑफर के थ्रू, या तू शेयर्स ले रहा है तो पैसे उनको दे रहा है ना, ओपन ऑफर के थ्रू दे रहा है ना पैसे उनको, तो हमारे पैसे क्यों नहीं दिए। तो वो बात है कि कॉम्पिटिटिंग ऑफिसर के द्वारा अपन का परमिशन वगैरह लेके कर सकते हो। अब है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रेगुलेशन, नो पर्सन हु इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर और मेकिंग अ कॉम्पिटिंग ऑफर फॉर, अच्छा ये कॉम्पिटिंग ऑफर, हाँ ठीक है, फॉर एक्वायरिंग शेयर्स और एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एक्वायर एनी शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स और कंट्रोल ऑफ टारगेट कंपनी, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रेगुलेशन। ठीक है, कोई भी अगर एफईओ है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भगोड़ा है, तो वो ओपन ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, ओपन ऑफर ही नहीं कर सकता, बेसिकली इतना ही बोला हुआ है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो भी वो ओपन ऑफर नहीं कर सकता। ये जो मैं कॉम्पिटिंग ऑफिसर बोल रहा था ना, वो कॉम्पिटिंग ऑफर है तो वो ओपन ऑफर की तरह ही होता है, तो वो अलग मैटर है। ठीक है, मिनिमम ऑफर साइज कितनी होनी चाहिए, रेगुलेशन 7 इसकी बात कर रहा है। द मिनिमम ऑफर साइज ऑफ एन ओपन ऑफर इज एज अंडर। ओपन ऑफर व्हेन ट्रिगर्ड कब होगा, 26% पे लिमिट आते ही। देखो, डायरेक्ट एक्वाइजिशन अंडर रेगुलेशन 3 and 4 और इनडायरेक्ट एक्वाइजिशन अंडर रेगुलेशन 5, मिनिमम ओपन ऑफर की साइज होती है 26%, मतलब 26% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी एज ऑन द 10th वर्किंग डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द टेंडरिंग पीरियड। ठीक है, ठीक है, तो मिनिमम ऑफर साइज है आपकी 26%। आपको अगर 26% होता है तो आपको ओपन ऑफर करना पड़ेगा एज ऑन द 10th वर्किंग डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द टेंडरिंग। ठीक है, टेंडरिंग पीरियड खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये करना है। वॉलंटरी अंडर रेगुलेशन 6 तो 10% की लिमिट थी, अपन ने देखी, वहां पे 26 की जगह 10 हो जाएगा। वॉलंटरी अंडर रेगुलेशन 6, 10% ऑफ द वोटिंग राइट in the target company of the company, the post offer shareholding of the acquirer and PSEs
इन सच केस शेल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। ठीक है, इसमें आप अपना वो नहीं कर सकते, वो तो किसी में नहीं कर सकते, नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, यानी कि 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब डिफरेंस बिटवीन दी हुई है कंपलसरी ओपन ऑफर में और वॉलंटरी ओपन ऑफर में, पढ़ लेते हैं क्या होता है। एलिजिबिलिटी देखो, कैन बी ट्रिगर्ड थ्रू बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्वाइजिशन, कैन बी ट्रिगर्ड बाय एक्वायरर होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ 25% और मोर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रू हो सकता है, अपन ने बात कर ली। यहाँ पे सिर्फ 25% से ज्यादा अगर जब जाओगे ना आपके अपनी शेयर होल्डिंग लेके, तो ही आपको वॉलंटरी ये करना पड़ेगा ओपन ऑफर। एप्लीकेबिलिटी ऑन क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ द क्रीपिंग एक्वाइजेशन, जो अपन ने देखी थी 5% वाली, और द क्रीपिंग एक्वाइजेशन और बाय वे ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड और द क्रीपिंग एक्वाइजेशन और बाय वे ऑफ द कंट्रोल। यहाँ पे क्या था दूसरा पॉइंट, नो सच एप्लीकेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई वो 5% और वो वाला खेल नहीं था। मिनिमम साइज ऑफ ऑफर कितनी हो सकती है, मिनिमम साइज शेल बी 26% ऑफ द टोटल शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी। यहाँ पे मिनिमम शेयर साइज शेल बी 10% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। सिंपल, ध्यान रखेंगे। अब ना प्रोसेस दी हुई है शॉर्ट में, देख लेते हैं एक बार, इसको भी फटाफट खत्म करते हैं, आगे बात कर देंगे फिर क्या बोल रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर प्रायर, आपको मर्चेंट बैंकर का रखना पड़ेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी ओपन ऑफर की, सेंड टू ऑल स्टॉक एक्सचेंज। फिर ओपनिंग, अच्छा ठीक है, देखो अब यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट की भी बात आ गई। एस्क्रो अकाउंट अपन को पता है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। ओपनिंग एन एस्क्रो अकाउंट 2 वर्किंग डे प्रायर टू द डेट ऑफ द डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट टुवर्ड सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस रेगुलेशन के लिए डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट देनी पड़ती है 5 दिन पहले, within 5 working days from the date of the public announcement. फिर filing of a draft letter of the offer with SEBI and send a copy to target company and stock exchange within 5 working days for the detailed statement. Dispatch letter of offer within 7 working days of receiving commencement of from SEBI. Upward revision of offer price if any by acquirer at least 1 working day before the commencement of the trading period. अपवर्ड रिवीजन ऑफ ऑफर प्राइस, अगर कुछ ऑफर प्राइस में रिवीजन है तो आपको एक दिन पहले बताना पड़ेगा कमेंसमेंट होने से पहले। ट्रेंडिंग पीरियड खत्म, वर्किंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेंडिंग पीरियड से एक दिन पहले आपको बताना पड़ेगा अगर कुछ रिवीजन वगैरह है तो। रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बी पब्लिश एट लीस्ट 2 वर्किंग डे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेंडिंग पीरियड। ट्रेंडिंग पीरियड क्या होता है, कमेंसमेंट मतलब ट्रेंडिंग पीरियड के लिए क्या है, कमेंसमेंट शेल start not later than 12 working days from the date of the recipient of the comment from the board and to remain open for 10 working days. ठीक है, 12 दिन पहले, not later than 12 working days from the date of the comment. ठीक है, मतलब आप 12 दिन के बाद उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, और 10 दिन तक आपको मिनिमम खोल के रखना पड़ेगा उसको ना। टेंडिंग पीरियड कमेंसमेंट क्या है, शेल स्टार्ट नॉट लेटर देन 12 वर्किंग डेज, मतलब 12 दिन से पहले, नॉट लेटर देन, 12 दिन के बाद नहीं कर सकते, सॉरी। शेल स्टार्ट नॉट लेटर देन, कमेंसमेंट शेल स्टार्ट नॉट लेटर देन 12 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब 12 दिन के अंदर अंदर ही करना है, फ्रॉम द बोर्ड एंड टू रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज, तो आपको खोल के रखना पड़ेगा। टेंडरिंग पीरियड टू बी क्लोज आफ्टर 10 वर्किंग डेज कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द टेंडरिंग पीरियड। ठीक है, मतलब ट्रेंडिंग पीरियड खत्म होने के 10 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर देना होगा। पोस्ट ऑफर एडवर्टीजमेंट विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ऑफर पीरियड, मतलब आपको फिर पोस्ट ऑफर एडवर्टीजमेंट भी देनी है कि हाँ भैया हमने ऑफर किया, ओपन ऑफर किया था, इतना हमको पैसा आया, अब हमारी इतनी शेयर होल्डिंग है, वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। शॉर्ट में दिया हुआ है तो उस हिसाब से अपन देख के चलेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। अभी थोड़ा सा ही बाकी है मोस्टली तो, ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, खत्म करते हैं। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर क्या होता है? In SEBI Takeover Regulation 2011, the obligation to give the disclosure on the acquisition of certain limits is only on the acquirer and not on the target company. Further, as against the open offer obligation where the individual shareholding is also to be considered, the disclosure shall be of the aggregated shareholding and voting rights of the acquirer or promoter of the target company or every person acting in correct with him, concerned with him. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इतना बोला है कि आपको सारे ऑब्लिगेशंस टू गिव द डिस्क्लोजर, आपको सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने हैं जो भी इवेंट बेस्ड रहेंगे, ऑन द एक्वाइजिशन ऑफ सर्टेन लिमिट्स इन ओनली ऑफ द एक्वायरर
इन ओनली ऑन द एक्वायरर एंड नॉट ऑन द टारगेट कंपनी। जितने भी डिस्क्लोजर्स देने कौन देगा? एक्वायरर देगा। फर्दर, एज अगेंस्ट द ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन वेयर द इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड, द डिस्क्लोजर शैल बी ऑफ द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑन द वोटिंग राइट्स ऑन द रिक्वायर्ड। ठीक है, प्रमोटर वगैरह जो भी रहेगा वो टारगेट कंपनी बताएगी कि अपना कितने क्या बोलते हैं ओपन ऑफर ऑब्लिगेशंस के बाद कितने शेयर हमारे पास हैं, कितने वो ओपन ऑफर के थ्रू ले गए, या फिर कितने हमसे शेयर्स, क्या वो सब बातें फिर वो टारगेट कंपनी के लिए रहेगी। देखो, इसके लिए डिस्क्लोजर का जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्टेन लिमिट्स के ऊपर ओनली ऑन द एक्वायरर है और नॉट ऑन टारगेट कंपनी। बट ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन वेयर द इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड, द डिस्क्लोजर शैल बी ऑफ द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट्स ऑफ द एक्वायरर और प्रमोटर of the target company or every person acting in concert with him। ठीक है, तो disclosure shall be on the aggregate shareholding on the voting rights of the acquirer और promoter of the target company। वो सब फिर देखी जाएगी क्या चीज़ चल रही है आपस में, वो लोग सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है बेसिकली। रेगुलेशंस के अंदर देखो क्या बोल रहे हैं। पहली रेगुलेशन है 29, सब रेगुलेशन है 1। अक्वायरर के ऊपर क्या है? अक्वायरर के ऊपर कौन सी अपना होनी चाहिए डिस्क्लोजर, क्या होना चाहिए कि acquirer plus PAC acquiring 5% or more of the shares or voting rights of the target company shall disclose to their aggregate shareholding and voting rights in such target company। This disclosure is likely like an initial disclosure, पहले initial disclosure की तरह ही माना जाएगा कि इन लोगों ने पहली बार किया, which is required to be given on acquiring 5% or more shares or voting rights of the target company। Further, in case of the listed entity which has listed its specified security on Innovators Growth Platform, any reference to 5% shall be reads as 10%। ठीक है, अगर IGP वाला केस रहेगा ना तो वहाँ पे 5 का 10 हो जाएगा, मतलब 10% तक भी आप अगर करोगे ना, खरीदोगे तो चलेगा, वहाँ पे कोई अपना ओपन ऑफर नहीं करना। ठीक है, तो ये पहला रेगुलेशन में ये बोला कि आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, कितना कितना आपने लिया, कितने % पे लिया और कहाँ से पैसा वगैरह आया, वो सब की बात है। टाइम पीरियड दिया हुआ है विदिन 2 वर्किंग डेज, आपको बताना पड़ेगा विदिन 2 वर्किंग डेज ऑफ receipt of information of allotment of shares, the acquisition or the disposal of shares or voting rights in the target company। कहाँ से बोला? देखो 2 वर्किंग डे, विदिन 2 वर्किंग डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि आपको ये शेयर्स मिल गए, उस रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट से विदिन 2 वर्किंग डेज आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। और दूसरा, द एक्वाइजिशन और द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी, जब आपको वो अक्वायर हो जाएंगे, एक्वाइजिशन ऑफ द और द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स आपके नाम पे जब हो जाएगा ना, तब आपको 2 दिन के अंदर ये सारे डिस्क्लोज करना है। मेड टू किसको बताना है? एवरी स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी आर लिस्टेड एंड द टारगेट कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, दोनों जगह पे बताना है, टारगेट कंपनी को भी बताना है, स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है। अब रेगुलेशन 229 सब रेगुलेशन 2 अक्वायरर ही बताएगा यहाँ पे भी। Any person plus PAC holds shares or voting rights entitling them to 5% or more for the shares or voting rights in the target company shall disclose the number of shares of the vote or the voting rights held and change in the shareholding or voting rights, even if such changes resulted in shareholding falling below 5%, if there has been change in such holding from the last disclosure and such change exceeding 2% of total। देखो क्या बोल रहा है, बेसिकली देखो इतना बोल रहे हैं कि अगर फॉलिंग बिलो 5% इफ देयर हैज बीन चेंज इन द शेयर होल्डिंग चेंजेस एक्सीड्स 2%। ठीक है, अगर 6% था, 3% बेच दिया, तो 3% बेचा पर चेंज 2% से ज्यादा है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो 6% था पर 3% आपने बेच दिया, लेकिन जो परसेंटेज है बेचने का वो कितना है, चेंज हो रहा है ना आपका, वो क्या बोलते हैं शेयर होल्डिंग, तो वो कितनी है, 2% से ज्यादा है, तो वहां पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो 5% वाला क्राइटेरिया तो वो एक बार वापस पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इन अ टारगेट कंपनी शैल डिस्क्लोज द नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स हेल्ड and change in shareholding or voting rights, even if such changes results in shareholding falling below 5%। ठीक है, ऐसा बोला कि 5% से कम है पर 2% से ज्यादा है,
तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है जी, इतना ही बोला है। क्या लिमिट है? विद इन 2 वर्किंग डेज ही बताना है, डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और द एक्वाजिशन ऑफ डिस्पोजेबल, और वही सिंपल बात है, वही बात है। और किसको बताना है? तो शेयर होल्डर, टारगेट कंपनी को, और क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को, जहां भी लिस्टेड होगा। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे, इसमें ही पीछे वाली चीज ही है, शेयर होल्डिंग। अच्छा, ये इसी का कंटिन्यू पॉइंट है, देखो। एंड सच चेंजेस एक्सीड्स 2% of the total shareholding or voting rights in the target company. Further, in case of the listed entity which has listed its specified securities or on voting IGP, any reference to 5% का वो 10% हो जाएगा और 2% का 5% हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो लिमिट हो गई वो हो गई 10% से, मतलब 10% के कम है पर 5% से ज्यादा है, तो आपको बताना पड़ेगा। 2% को 5 तरीके से गिनना है आईजीपी में, और 5% को 10% के तरीके से गिनना है, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिया हुआ है, देखो। अगर एक्वाइजेशन, बहुत छोटा दिया हुआ है यार, देखो, एक्वायर हो रहा है 4% शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड देखो 4% से ज्यादा हो रहा है, तो पहली बार वो ले रही है, तो एबीसी लिमिटेड को डिस्क्लोजर नहीं करना। और अक्वायर 4% शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, तो एबीसी लिमिटेड को करना है अक्वायर 4% शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, अक्वायर 4% शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। ठीक है यार, यहाँ पे कुछ तो लोचा दिख रहा है, क्योंकि सेम चीज है। अब करने के लिए भी बोला है, नहीं करने के लिए भी बोला है, और अगला में बोला है कि ऑलरेडी होल्ड्स 3% और वापस से ले रही है अक्वायर्स 1.5%। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना आईजीपी और उसके हिसाब से दिया है। देखो, अगर आपकी जो कंपनी है वो अच्छा नहीं, देखो ना यहाँ पे बोला है ना कि अगर पहला वाला जो पॉइंट था ना, रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 1, वहां पे अपन ने क्या देखा था कि दिस रेगुलेशन इज लाइकली लाइक एन इनिशियल डिस्क्लोजर विच इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन ऑन अक्वायरिंग 5% और मोर शेयर्स ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ द टारगेट कंपनी। ठीक है, ठीक है, वही है। अब इसमें देखो 4% अक्वायर कर रहा है, तो एक में तो बोला कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि सही बात है, क्योंकि अपना 5% से कम है पर 2% से ज्यादा है, तो करनी चाहिए। ठीक है, पर अगर आईजीपी होता है ना, तो आईजीपी होता है तो वो हो गई 5 की 10, 5 से 10 के बीच में होगी तो ही करनी है, तो यहाँ पे तो 4 ही हो रही है तो नहीं करनी। सिंपल इतना ही बोला, मैं बहुत ज्यादा नीचे आ गया क्या? हाँ, तो नहीं करना। ठीक है। और दूसरा है ऑलरेडी होल्ड 3%, अक्वायर्स 1.5% शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, तो टोटल कितनी होगी इसकी? अक्वायर कर रहा है ये, देखो 3% है पर अक्वायर कर रहा है 1.5%, तो 2% से कम है तो रिक्वायर्ड नहीं है। पर अगर 3% ऑलरेडी है पर अक्वायर कर रहा है 4% ऑफ द शेयर्स, तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5% से कम है पर 2 से ज्यादा है, तो करना पड़ेगा। दूसरा, ऑलरेडी होल्ड 6%, ठीक है, अक्वायर्स 1.5% ऑफ द लिस्टेड शेयर्स, तो नहीं करना क्योंकि 2% के कम है। ऑलरेडी होल्ड 6%, अक्वायर्स 3% शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी, करना पड़ेगा। होल्ड्स 10% और सेल कर रहा है यहाँ पे 3% शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, तो भी चेंज तो हो गई, फर्क आएगा, तो फिर करना पड़ेगा। होल्ड्स
10% और अब बेच रहा है 6% ऑफ द लिस्टेड कंपनी, तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपना 4 तो रहेगी ना होल्डिंग, तो अपना कम हो रही है और 2 से तो ज़्यादा ही है, तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है जी, आगे देखते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इनकम्बर्ड शेयर्स। इनकम्बर्ड शेयर्स क्या होता है देखते हैं। रेगुलेशन है रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 1, इंपॉर्टेंट है ये। अब हु विल मेक, कौन करेगा ये? प्रमोटर करेगा डिस्क्लोजर। किसको, मतलब ट्रिगर किस पे होगा ये? प्रमोटर प्लस पीएसी क्रिएटिंग एनकम्बरेंस ऑन द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। टाइम पीरियड क्या है? विदिन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्रिएशन और इन्वोकेशन और रिलीज ऑफ इनकम्बरेंस एज द केस में बी। एवरी स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स आर लिस्टेड बताना पड़ेगा। रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 2 है, प्रमोटर को बताना है अगर इन्वोकेशन ऑफ सच इनकम्बरेंस और रिलीज ऑफ सच इनकम्बरेंस ऑफ द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी विदिन 7 वर्किंग डेज बताना है फ्रॉम द क्रिएशन और इन्वोकेशन ऑफ और रीसेल रिलीज ऑफ इनकम्बरेंस एज द केस में भी। स्टॉक एक्सचेंज को ही बताना है यहाँ पे भी। और तीसरा वाला है रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 4, प्रमोटर बताएगा प्रमोटर प्लस पीएससी शेल डिक्लेयर ऑन अ ईयरली बेसिस दैट ही along with person acting in concert has not made any encumbrance directly or indirectly other than those already disclosed during the financial year. So within 7 working days from the financial year ending 31st March every year. Stock exchange को बताना है where the shares are listed and the audit committee of the target company को भी बताना है। कुछ नया किया हो तो वो भी डिस्क्लोज करना है ईयरली बेसिस पे, मतलब कुछ अगर नया किया है तो भी बताना है। देखो person on this shall declare on yearly basis that along with the person acting in concert has not made any encumbrance directly or indirectly other than those already disclosed during the financial year। तो वो नया जो किया होगा ना अपने फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी बताना है। ठीक है, अब इनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है किसी भी कंपनी को, जिससे ये पता होता है कि जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है या शेयर्स है वो किसके नाम पे है। कहीं कोई प्रॉपर्टी के नाम पे कोई ऐसा तो कुछ कानूनी कार्यवाही तो नहीं चल रही है, सब कुछ क्लियर है ना, तो वो एक सर्टिफिकेट लेना होता है। तो यही एनकम्बर्ड शेयर्स का मतलब ये हो गया कि आप एक तरीके से ये साबित कर रहे हो, ये प्रूफ कर रहे हो, ये डिस्क्लोज कर रहे हो कि सब बराबर चल रहा है और कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी में और सारे शेयर्स अप टू डेट है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। बेसिकली इतना ये इशू करना मैंडेटरी और डिस्क्लोज करना पड़ता है इनकम्बर्ड शेयर्स का। ये प्रमोटर की जिम्मेदारी रहती है और ये उन्हीं का काम है। ठीक है, तो देख लिया अपन ने। आगे अब बात करते हैं फटाफट से इसकी कि ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन क्या होता है और एग्जेम्पशन फ्रॉम ओपन ऑफर। रेगुलेशन 10 इसकी बात कर रहा है कि आपको एग्जेम्पशन करने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग एक्वाइजिशन शैल बी एग्जेम्प्ट। एक्वाइजिशन परसुएंट टू एंटर से ऑफ शेयर्स अमोंगेस्ट क्वालिफाइंग पर्सन बीइंग इमीडिएट रिलेटिव्स, पर्सन नेम्ड as promoter in the shareholding partner filed by the target company for not less than 3 years prior to the proposed acquisition, person acting in concert for not less than 3 years prior to the proposed acquisition। मतलब ये लोग करेंगे तो आपने ओपन ऑफर नहीं करना ऐसा। The following acquisition shall be exempt। acquisition pursuant to inter से transfer of shares amongst qualifying person, ये लोग अगर करते हैं ट्रांसफर तो आपको नहीं करना ओपन ऑफर। ठीक है, कौन कौन? इमीडिएट रिलेटिव्स, इमीडिएट जो भी फर्स्ट फैमिली में आते हैं वो होते हैं। रिलेटिव्स की अपन ने डेफिनेशन देख ली, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड, हाँ भाई। पर्सन नेम्स नेम्ड एज प्रमोटर इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल्ड बाय द टारगेट कंपनी फॉर नॉट लेस देन 3 years प्रायर टू द प्रपोज एक्वाइजिशन। तीसरा, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट फॉर नॉट लेस देन 3 years प्रायर टू द प्रपोज एक्वाइजिशन। सेकेंड पॉइंट है एनी एक्वाइजिशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस बाय एन अंडरराइटर रजिस्टर्ड विद द सेबी, स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड, मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड, स्टेबलिंग एजेंट रजिस्टर्ड, प्रमोटर और स्टेबलिंग एजेंट और बाय द प्रमोटर और प्री इश्यू शेयर होल्डर, रजिस्टर्ड मार्केट मेकर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, scheduled commercial banks, invocation of pledge by scheduled commercial banks और public financial institution as a pledgee। ठीक है, ये कमीशन ऑफ डेट इनटू इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाले क्या होते हैं? डेट को कन्वर्ट करके इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इन्वोकेशन ऑफ प्लेज बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ प्लेजी, तो इसका मतलब ये होता है।
ठीक है, तो ये लोग भी अगर करेंगे ना एनी एक्वाइजिशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय दीज पर्सन्स, तो फिर एग्जेम्पशन है फ्रॉम द ओपन ऑफर। एक्वाइजिशन, आगे देखते हैं। एक्वाइजिशन of subsequent stages by an acquirer who has made a public announcement of an open offer for acquiring shares pursuant to an agreement of disinvestment as contemplated in such cases। देखो क्या बोला हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक्वाइजिशन एट सब्सिक्वेंट स्टेजेस, मतलब आप पार्ट वाइज खरीद रहे हो, बाय एन एक्वायरर हु हैज मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ अ ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स परसुएंट टू एन एग्रीमेंट फॉर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एज कंटेम्पलेटेड इन सच एग्रीमेंट। तो आपने वो कर दिया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, इसको थोड़ा सा एक बार अभी के लिए स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्वाइजिशन परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ द सरफेरेसी एक्ट 2002, एक्वाइजिशन परसुएंट टू प्रोविजन ऑफ सेबी डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021। अगर डी लिस्ट कर रहे हो तो आपको कोई ओपन ऑफर की जरूरत नहीं है। सरफेरेसी एक्ट पढ़ेंगे, सरफेसी एक्ट। एक्वाइजिशन बाय एन ट्रांसमिशन, सक्सीशन और इनहेरिटेंस, तो भी कोई जरूरत नहीं ओपन ऑफर की। एक्वाइजिशन परसुएंट टू एन रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी, आईबीसी के तहत, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स बाय द लेंडर्स परसुएंट टू द कन्वर्जन ऑफ द डेट एज अ पार्ट ऑफ द डेट रिस्ट्रक्चरिंग इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइडलाइन उसके हिसाब से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने नहीं करोगे तो चलेगा। इंक्रीजिंग इन वोटिंग राइट्स अराइजिंग परसुएंट टू अ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बाय द टारगेट कंपनी। अब वो फॉरफिट कर रही है कुछ शेयर्स, तो उसके तहत इंक्रीज हो रहे हैं वोटिंग राइट्स, तो चलेगा, वहां पे भी कोई अपना ओपन ऑफर करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एन इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स परसुएंट टू बाय बायबैक ऑफ शेयर्स बाय द टारगेट कंपनी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर प्रोवाइडेड सच शेयर होल्डर्स रिड्यूस हिज शेयर होल्डिंग सच दैट हिज वोटिंग राइट फॉल to below the threshold referred to regulation 3 sub regulation 1 within 90 days from the date of the closure of the buyback offer। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो है ना 3 रेगुलेशन 1, ये प्रमोटर वाला था, नहीं वो 31 था। ये जो 3 रेगुलेशन 1 में अपन ने बात करी थी ना, इसकी पहला वाला कौन सा था यार, हाँ ये इनिशियल एक्वाइजिशन लिमिट रेगुलेशन, तो वो अपने अगर होती है तो आपको 90 दिन के अंदर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द बायबैक ऑफर, तो अगर बायबैक के लिए कर रहे हो तो आपको ओपन ऑफर की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए ना एक सम भी मैं अभी सॉल्व करवा देता हूँ। इससे पहले एक बस ये पॉइंट है जो खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर सम ही आने वाले हैं। केस स्टडी तो अपन डिस्कस करेंगे नहीं अभी, तो एक बार खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर सम भी देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इन ऑल एग्जाम्शन अ रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन ऑल एग्जाम्शंस अ रिपोर्ट टू भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को कि हमने क्यों नहीं किया। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्वाइजिशन मेड परसुएंट टू एग्जाम्शन प्रोवाइडेड द एक्वायरर शैल फाइल एंड रिपोर्ट विद द स्टॉक एक्सचेंज where the shares of the target company are listed in such form as may be specified by not later than 4 working days from the acquisition। 4 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी स्टॉक एक्सचेंज को, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रहेगा उसके अंदर। एग्जाम्पशंस बाय द सेबी रेगुलेशन 11, अभी जो देखी थी रेगुलेशन थी 10, यह है रेगुलेशन 11, लास्ट रेगुलेशन चैप्टर की, उसके बाद बात करेंगे आगे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। Regulation 11 provides that on an application being made by the acquirer in writing given the details of the proposed acquisition and grounds on which the exemption is sought along with the duly sworn affidavit, SEBI may grant exemption to the acquirer from the open offer obligation subject to the compliance with the conditions as it deems fit। ठीक है, अगर आपने sworn affidavit और exemption is sought along with the duly sworn affidavit, अगर affidavit करवाया है, SEBI के साथ चीज बातचीत है, तो फिर exemption वो दे सकती है ओपन ऑफर के लिए, obligation subject to the compliance with the conditions to be deemed fit। For instance, in case where the exemption is sought from the open offer obligation which has been triggered pursuant to the issue of shares by way of preferential allotment, SEBI may require that the approval of shareholders should be obtained by way of postal ballot। ठीक है, अगर preferential allotment के थ्रू काम बातचीत हो रही है, देखो for instance in the case where the exemption is sought from the open offer obligation which has been triggered pursuant to the issue of shares by way of preferential allotment, तो SEBI कह रहा है कि SEBI may require the approval ऑफ शेयर होल्डर, उसके बाद ही वो बोलेगा, शेयर होल्डर की अप्रूवल यहाँ पे चाहिए रहेगी ऐसा। फर्दर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन द एक्वायरर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹5 लाख बाय वे ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट।
यहाँ पे ऐसा यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, 5 लाख फीस ले रही है कौन, सेबी, कि ओपन ऑफर नहीं कर रहा है ना। तो देखो फर्दर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन द एक्वायरर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी बाय वे ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, कि उनके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाए। अच्छा नहीं, अच्छा 5 लाख उनकी फी पे करनी पड़ेगी अगर आपको ये एग्जामिशन चाहिए सेबी के पास है तो। हाउएवर इट इज टू बी नोटेड दैट द एक्वायरर इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग other compliances related to the disclosure requirement as provided under SEBI takeover regulation 2011। मतलब दूसरी वाली सारी तो फॉलो करनी ही है, यहाँ पे जो एग्जाम्पशन मिला है उसके अलावा। ठीक है जी, सिंपल है, ये सारी कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपना इतना मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ और अपन ने इतना टाइम वेस्ट इसके लिए नहीं करना। छोड़ने से अच्छा है कि एक बार पढ़ लिया, वो मेरा मेन मकसद था। केस लॉ दिए हुए हैं कुछ, अभी तो अपन नहीं देखेंगे, केस स्टडी दी हुई है, केस लॉ दिए हुए हैं कुछ 2-3, तो ये तो नहीं देख रहे। आगे बढ़ सकते हैं अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये फटाफट से सॉल्व करते हैं और अपना पैकअप करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम ओल्ड सिलेबस हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स इन अ टारगेट कंपनी बाय एनी शेयर होल्डर्स परसुएंट टू बायबैक इन exempted from the obligation to make an open offer subject to certain conditions in the light of the statement. You are required to enumerate this condition. ठीक है, देखो एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। इंक्रीज इन वोटिंग राइट इन अ टारगेट कंपनी बाय एनी शेयर होल्डर्स परसुएंट टू बायबैक इज एग्जेम्प्टेड, ये वही वाली जो 10th कंडीशन पढ़ी ना, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। Pursuant to buyback is exempted from the obligation to make an open offer subject to certain conditions. In the light to statement, you are required to enumerate these conditions. ठीक, कंडीशन क्या थी ना, वो समझानी है। देखो, as per the regulation 10 of the SEBI SAST regulation 2011, certain acquisition are exempt from the obligation to make an open offer. Increasing in voting rights in a target company by any shareholders pursuant to buyback is exempted from the obligation to make an open offer subject to the following conditions. ठीक है, यहाँ पे बायबैक हो रहा है और उसके तहत जो भी वोटिंग राइट्स है ना वो बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से वो एग्जाम्प्ट किया जा रहा है ओपन ऑफर के लिए। पर कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। सच शेयर होल्डर हैज नो वोटेड इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन। अच्छा ठीक है, देखो वो जो शेयर होल्डर है ना उसने फेवर में वोट नहीं किया होना चाहिए इस रेजोल्यूशन के, ऑफ द रेजोल्यूशन अथराइजिंग द बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसने बायबैक के लिए वो नहीं किया था, वोट नहीं किया होना चाहिए, तो ही ये माना जाएगा कि उसने क्या बोलते ओपन ऑफर नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, वेयर अ रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बायबैक, सच शेयर होल्डर इन हिज कैपेसिटी एज अ डायरेक्टर और एनी अदर इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैज नॉट वोटेड। मतलब अगर शेयर होल्डर की वहाँ पे परमिशन नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड है, रिजोल्यूशन में बोल दिया कि रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बायबैक, तो वो जो डायरेक्टर है ना जो वहाँ पे पार्ट लिया होगा वो वोट नहीं किया होना चाहिए इन द फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द टारगेट कंपनी ऑथराइजिंग द बायबैक। ठीक है, तीसरा, द इंक्रीज इन द वोटिंग राइट डज नॉट रिजल्ट इन एनी एक्वाइजिशन ऑफ अ कंट्रोल बाय सच शेयर होल्डर ओवर द टारगेट कंपनी। However, where the aforesaid condition are not met in the event such shareholder reduce his shareholding such that his voting right fall below the level at which the obligation to make an open offer would be attracted within 90 days। ठीक है, देखो इसमें लास्ट वाला पॉइंट है, बोल रहे हैं कि अगर वोटिंग राइट बढ़ रहे हैं पर उससे एक्वाइजिशन ऑफ कंट्रोल बाय सच शेयर होल्डर ओवर द टारगेट कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो, द इंक्रीज इन वोटिंग राइट डज नॉट रिजल्ट इन एन एक्वाइजिशन ऑफ कंट्रोल, वो लोग कंट्रोल को अक्वायर नहीं कर रहे बाय सच शेयर होल्डर ओवर द टारगेट कंपनी। हाउएवर, वेयर द अफोरसेड कंडीशन आर नॉट मेट in the event such shareholder reduce his shareholding such that his voting rights fall below the level at which the obligation to make an open offer would be attracted within 90 days from the date of the closure of the buyback। ठीक है, अगर बोल दिया कि अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो अगर ओपन ऑफर को अट्रैक्ट नहीं करना है ना तो 90 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द बायबैक ऑफर by the target company the shareholder shall be exempted from the obligation to make an open offer। मतलब 90 दिन के अंदर आपको देखना पड़ेगा, फॉल बिलो द लेवल, उसके कम में आना पड़ेगा। वोटिंग राइट की जो वो होती है ना कि हाँ आप ओपन ऑफर को हिट कर दिया पर आप चाहते हो कि नहीं करें, तो 90 दिन के अंदर आपको एक वो दे दिया, एक तरीके से टाइम फ्रेम दे दिया कि 90 दिन के अंदर उस कंडीशन के अंदर आ जाओ, मतलब उस इसमें वोटिंग राइट के जितनी होनी चाहिए थी उसके अंदर आ जाओ, तो आप नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन ने देख लिया। अगला पॉइंट है वो भी लिखित में ही है, वैसे तो पढ़ने वाला ही है, पढ़ के एक बार खत्म कर ही देते हैं यार। देखो चलो खत्म करते हैं। विजुअलाइज मतलब एक कंपनी है
is a listed company. The promoter holds 61.50%. Paid up equity shares capital है as on 31st March 2018 on November 2, 2018. Some of the promoter who holds convertible warrant in the company converted 15 lakh warrant into shares, as a result of which the holding of promoter increasing 4.10% से उनकी बढ़ जाती है. यानी कि टोटल कितनी हो गई? 61.50 पहले थी, अब बढ़ गई 4.10, तो अब हो गई 65.6. अब विहान है ट्रांसफरर, वन ऑफ द प्रमोटर होल्ड 18.50%, ठीक है, of the equity share capital in the company proposed to gift 1.20% equity shares of the company to immediate relative by way of transfer. वो अपना 18.50 में से 1.20% की शेयर होल्डिंग दे रहा है. तो अब वो विहान है, विहान के पास अब बची कितनी? 17.3% की क्या बोलते हैं, उसके पास होल्डिंग बची 17.3%. आगे देखते हैं. Taking into account SEBI SAST regulations, answer the following questions in detail. Whether the proposed transfer triggered an obligation upon the transferor for open offer. ठीक है जी, नहीं करेगा क्योंकि 2% के अंदर ही है और प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही है ना. देखो 5% के अंदर, सॉरी 5% वाली लिमिट थी ना. पहला क्वेश्चन अपन एक बार सॉल्व करके देखते हैं. इन द टर्म ऑफ रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 2 एंड सब रेगुलेशन 3 की सब रेगुलेशन 2 और 3 के अंदर बोला हुआ है कि an obligation to make an open offer would raise if the acquirer is already entitled to exercise 25% or more the voting rights in the Indian listed company and acquires additional shares or voting rights entitling to access more than 5% voting rights in an Indian listed company in the financial years. By virtue of conversion of warrants into shares, the promoter shareholding in the company was already increased by 4.10%. Therefore, a further transfer, ओहो देखो 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 बराबर, ऑलरेडी वो लोग जब कन्वर्ट कर चुके हैं ना, सम ऑफ द प्रमोटर हु होल्ड्स कन्वर्टेबल वारंट्स इन द कंपनी कन्वर्टेड 15 लाख के वारंट इनटू शेयर्स, एज रिजल्ट ऑफ विच द होल्डिंग ऑफ प्रमोटर इंक्रीज 4.10. अच्छा जी, नहीं बराबर है. एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं. Therefore, a further transfer of sharing consulting 1.2 of the equity shares a capital of the company to an immediate relative to the same financial years would increase the gross acquisition of shares by the promoter excess. ठीक है, एक साल पे आपकी लिमिट थी ना वो कि 5 पर एक साल के अंदर नहीं होना चाहिए 5% से ज्यादा, पर यहाँ पे बोल दिया कि पहले भी आप कन्वर्ट करवा चुके हो वारंट्स को शेयर्स के अंदर, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग ऑलरेडी बढ़ चुकी थी 4.10% से, तो वो भी तो किया आपने, मतलब बढ़ गई ना, तो वो आपने एक्वायरर किया मेरे उसके हिसाब से. और अब देयरफॉर अपना, हाँ अब क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर द फर्दर ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ शेयर्स कंस्टिट्यूट 1.2% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी टू एन इमीडिएट रिलेटिव इन द फाइनेंशियल ईयर वुड इंक्रीज द ग्रॉस एक्वाइजिशन. तो बढ़ गई, अब वो कितना हो गया देखो, 4, 5 और 30, 4.3 हो गया, नहीं 5.3 हो गया. 4.10 अपने कन्वर्ट करवाए प्लस 1.2, 5.3 हो गया. तो अब वो 5 को तो क्रॉस कर दिया. देखो क्या बोला हुआ है, acquisition of shares by the promoter group in excess of the 5% threshold under regulation 3 regulation sub regulation 2 of the SEBI SAST regulation 2011, hence triggering the requirement of to make an open offer. ठीक है, मतलब आपको ओपन ऑफर निकालना पड़ेगा पहले वाले केस में. दूसरा केस, will the transaction covered under creeping acquisition, आएगा ना या नहीं आएगा? क्रीपिंग एक्वाइजिशन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये अलग सेपरेट है. देखो, इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 ऑफ द SAST रेगुलेशन, व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ द 5% ऑफ द शेयर्स, द ग्रॉस एक्वाइजिशन आएगा 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 बराबर. ग्रॉस एक्वाइजिशन देखना है, अपन ने देखा था वहां पे भी, अलोन इन द टेकन इनटू अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ एन इंटरमिटेंट फॉल इन शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स. देयरफॉर द प्रपोज्ड ट्रांसफर वुड बी considered for the purpose of calculating the creeping acquisition limit of the 5% under regulation 3 sub regulation 2 of the SAST regulation. आगे बात कर रहे हैं दूसरा केस, would the promoter be permitted to avail any exemption under the regulation?
द ट्रांसफर वुड क्वालिफाइंग एज एन इंटर से ट्रांसफर बिटवीन इमीडिएट रिलेटिव्स अंडर रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज नंबर ए point number 1 of the SAST regulation subject to fulfillment of pre-conditions specified therein and hence exempted from the requirement to make an open offer under SAST regulation 2000 ये अपना जो भी है 11 in addition the disclosure requirement have been complied with। ठीक है जी, यहाँ पे ये बोल दिया कि आपको exemption मिल जाएगा। क्यों? the transfer would be qualify as an inter से transfer, क्योंकि आपस में किया ना इन लोगों ने, तो वहां पे क्या बोलते देखो रेगुलेशन 10 में क्या बोला था, एग्जेम्पशन मिलता है कब, एक्वाजिशन परसुएंट टू इंटर से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमॉन्गेस्ट क्वालिफाइंग पर्सन। अगर आप आपस में दे रहे हो इमीडिएट रिलेटिव्स को, यहाँ पे आप इमीडिएट रिलेटिव को गिफ्ट कर रहे हो, तो फिर क्या बोलते हैं एग्जेम्पशन मिल जाएगा और चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तीसरा केस भी एक बार देख के खत्म कर लेते हैं फटाफट। तीसरा केस में क्या बोला हुआ, लास्ट पॉइंट है और अपना वीडियो का भी एकदम अंतिम चरण आ चुका है, फटाफट खत्म करते हैं 5 मिनट के अंदर और फिर देखेंगे अपन एक और चैप्टर, फिर आज के लिए पैकअप करेंगे वीडियो का। तो MX Limited टारगेट कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। द कंपनी हैज 2 प्रमोटर नेमली नमिता एंड सुनीता हु होल्ड्स पेड अप इक्विटी कैपिटल शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 29% एंड 49%। तो इसकी टोटल कितनी होगी देखो, अपना 40, 50, 60, 69 हो गई respectively, making the aggregate shareholding of the promoter in the target company 69, बता दिया सामने से ही। On 15th February 2018, the target company allotted 75 lakh के convertible warrant to Namita और preferential basis with the due approval from stock exchange. These, ठीक है, उन लोगों ने approval भी लिया। These warrants were converted into equity on, ठीक है, इन लोगों ने convert करवा लिए। Pursuant to the conversion, the shareholding of the Namita increased from 29% to 37%। ठीक है, तो अब इन लोगों की टोटल बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से। देखो 29 का तो हो गया 37। आगे देखते हैं, ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द टारगेट कंपनी। हाउएवर ड्यूरिंग 20th June 2018 to 25th June 2018 सुनीता सोल्ड सम शेयर्स whereby reducing the overall promoter shareholding from 69% to 68% of the paid up equity share capital of the target company। यानी कि 68% टोटल हो गया, जिसमें से 37% उसकी है अपने नमिता की और सुनीता की हो गई 31%। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, 68 माइनस 37 कर देंगे तो अपने पास सुनीता की आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं पूछा क्या है। इन द व्यू ऑफ द अबव फैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वुड नमिता बी रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर द सेबी SAST रेगुलेशन 2011। देखो यहाँ पे अपना वारंट इन लोगों ने ट्रांसफर किए हैं, तो वो एग्जेम्प्टेड ही आता है ओपन ऑफर में से। तो पर देख लेते हैं क्या बोला है इसमें। देखो 29 से 37 हो रही है ना, तो 5% के तो ऊपर ही है। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं देखो, सिंस नमिता ऑलरेडी होल्ड्स 29% शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी MX लिमिटेड। ठीक है, ये 25% से ऊपर है, दूसरी कंडीशन भी लगेगी यहाँ पे। सिंस नमिता ऑलरेडी हैड होल्ड 29% shares in the target company MX Limited, which is above the 25% limit specified in the Regulation 3, Sub-Regulation 2 of the Regulation 2011, by virtue of conversion of warrants, has acquired an addition of 8% of the paid-up equity share capital of the MX Limited, which is above than the 5% limit specified in the Regulation 3, Sub-Regulation 2. She is required to make a public announcement of an open offer. ठीक है जी, उसकी देखो 2 बार हो रही है, 25% के तो ऊपर है ही है और 5% के ऊपर भी है, तो फिर आपको ओपन ऑफर के लिए करना पड़ेगा। देखते हैं आगे। वुड द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अप्लाई टू नमिता इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द एग्रीगेट प्रमोटर शेयर होल्डिंग पोस्ट कन्वर्जन डज नॉट ब्रीच द स्टिपुलेटेड थ्रेशोल्ड अंडर द SAST। ठीक है, वो तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि ऊपर जा जाके भी 75 को तो क्रॉस नहीं कर रहा। देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। वुड द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अप्लाई टू नमिता इन व्यू, अच्छा नमिता का है यहाँ पे, नहीं पहले भी नमिता का ही था ना। वुड द एप्लीकेशन इज टू मेक एन ओपन ऑफर अप्लाई टू द नमिता इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द एग्रीगेट प्रमोटर शेयर होल्डिंग पोस्ट कन्वर्जन डज नॉट ब्रीच द स्टिपुलेटेड थ्रेशोल्ड अंडर द SAST रेगुलेशन। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 सब रेगुलेशन 2 क्या बोल रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग क्वांटम of acquisition of additional voting rights, the gross acquisition alone shall be taken into accounts regardless of an entitlement falls in shareholding or voting rights, whether owing to
disposal of shares held or dilution of voting rights owing to fresh issue of shares by the target company. Further, provides that the acquisition of shares by any person such that the individual shareholding of such person required shares exceeds the stipulated threshold shall also be attracting an obligation to make an open offer, irrespective of where there is a change in the aggregate shareholding with PAC. Hence, in view of the above provision requiring gross acquisition and individual shareholding to consider for the purpose of the SAST regulation, even though the conversion of warrant by Namita does not cause the aggregate promoter shareholding to breach the stipulated threshold, that is 5% under Regulation 3, Sub-Regulation 2, Namita is in his individual capacity would be required to make an open offer under regulation. Open offer तो करना ही है. Does not breach the stipulated. एक बार वापस बोलते. Hence, in view of the above provision, require gross acquisition and individual shareholding to consider for the purpose of the SAST regulation, even though the conversion of warrant by Namita does not cause the aggregate promoter shareholding to breach the stipulated threshold, that is 5%. अंडर दी, ठीक है, 5% के ऊपर हो रहा है. Namita does not cause the aggregate promoter shareholding to breach the stipulated threshold, that is 5% under the regulation. Namita is in the individual capacity would be required to make an open offer under the regulation. ठीक है, ओपन ऑफर करना है क्योंकि 5% के ऊपर हो रहा है. पर ये क्यों बोल रहे हैं कि ब्रीच नहीं कर रहा है? क्योंकि ओवरऑल नहीं बढ़ रहा है. ओवरऑल जो वो है ना, वो कितनी है, 68% ही है. मतलब 75% तो क्रॉस नहीं कर रही है ना, तो वो ब्रीच नहीं हो रहा है. पर 5% से ऊपर है तो आपको ओपन ऑफर करना पड़ेगा. तीसरा केस क्या है? व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर द SAST रेगुलेशन इफ any that Namita will have to comply with. Namita will be required to make a disclosure of change in the shareholding under Regulation 29 Sub-Regulation 2 of the SAST, और then explain Regulation 29 Sub-Regulation 2 आपको समझानी पड़ेगी. Regulation 29 Sub-Regulation 2 कौन सी थी? वो जो डिस्क्लोजर वाली थी ना, जहाँ पे आपको बताना था कि कितनी, हाँ देखो, प्रमोटर की कितनी शेयर होल्डिंग है और कितनी कम हो रही है, तो वो सब आपको समझाना पड़ेगा. वो जो अपना वो देख रहे थे 5% के ऊपर, 5% से कम पर 2% से ऊपर, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रमोटर को, अक्वायरर को, जो भी है. हाँ, प्रमोट अक्वायरर ही है. हाँ, अक्वायरर. ठीक है जी, इसी के साथ अपन ने सम्स भी देख लिए और बेसिकली केस स्टडीज और ये ओल्ड सिलेबस के वो पूछे हुए हैं कि ऐसे ही पूछते हैं कि कैसे क्या होगा. बेसिक अपन ने समझ लिया SAST रेगुलेशन 2011. इतना इन डेप्थ अपन मतलब इतना तो एकदम ऐसे नहीं समझा, पर देखो ये सारे चैप्टर्स देखो काफ़ी लोग है ना टेक्निकल हैं तो नहीं समझ पाते हैं. तो ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प इस पर्पज़ से करेगी कि आप अपना साथ में लेके बैठो, खुद भी पढ़ो और जो कुछ जहाँ भी डाउट लगे तो आप समझ सकते हो, सुन सकते हो. तो एक बेसिक रिवीजन के तौर पे आपका ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी अपन एक और कंप्लीट करेंगे, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन 2003. देखते हैं. थैंक यू सो मच.